अगर आप जावा डेवलपर हो और जावा के प्रोजेक्ट्स को डेवलप करते हो तो आपने कहीं ना कहीं मेवन को तो यूज़ किया ही होगा। और यार कहीं ना कहीं नहीं, आपने ऑलमोस्ट 90% प्रोजेक्ट्स में मेवन को यूज़ किया ही होगा। चाहे आपने वेब प्रोजेक्ट्स बनाए हो, चाहे आपने स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनाए हो, चाहे आपने स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाया हो, चाहे आपने हाइबरनेट की प्रैक्टिस करने के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए हो, आपने मेवन को यूज़ किया ही किया होगा। और कहीं ना कहीं आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देख रहे हो, आपने pom.xml फाइल देखी होगी और साथ ही साथ में उसमें डिपेंडेंसी लगाई होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ डिपेंडेंसीज ही लगा रहे हो तो बिल्कुल आप डिपेंडेंसी लगा के अपना काम कर रहे हो, बट आपको एक्चुअल मेवन का मतलब नहीं पता है और मेवन क्या होता है ये सब चीज़ें नहीं पता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मेवन के बारे में सब चीज़ समझेंगे, मेवन के पावर को समझेंगे कि भाई मेवन क्या क्या कर सकता है हमारे लिए। साथ ही साथ में मेवन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग कवर अप करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो आप मेवन यूज़ कर रहे हो या फिर आने वाले प्रोजेक्ट्स में जो यूज़ करने वाले हो, पूरा पूरा नॉलेज में देने वाला हूँ प्रैक्टिकल वे में। चलो भाई, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखते हैं मेवन क्रैश कोर्स, मेवन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ऐसी वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आप कहाँ से हो अपना नाम, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो यार, तो कहानी को स्टार्ट करते हैं कि भाई मेवन क्या होता है। उससे पहले ये जो पीडीएफ के नोट्स हैं इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जितने भी इसके अंदर पेजेस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। इन पीडीएफ नोट्स को आप पढ़ लीजिएगा एंड देन यू आर गुड टू, आप मेवन पे काम कर सकते हो। इफ़ यू वांट, पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो सकता है वेबसाइट के लिंक हो तो उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ पे जाकर के पढ़ सकते हो। पूरा पूरा यहाँ पे नोट्स है, एवरीथिंग। हो सकता है ये नोट्स में थोड़ा डीप में ही होगा। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं कि मेवन क्या होता है एंड मेवन क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई। सो मेवन एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल है। ऑटोमेशन टूल मतलब कि कुछ आपके काम को आसान बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो बहुत सारे काम होते हैं और हर काम अगर आप खुद से करोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि थक जाओगे। और मतलब बेसिकली कुछ काम आपको करने की आवश्यकता बार बार ना पड़नी चाहिए, एक अच्छा कह सकते हो यूज डेवलपर एक्सपीरियंस के लिए। तो कोई काम अगर आप बार बार मैन्युअली करते हो तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि भाई वो चीज़ ऑटोमेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेवन हमारे काम को आसान करता है और ये एक्चुअली बिल्ड ऑटोमेशन टूल है जो हम अपने जावा प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। वैसे बहुत सारे और भी लैंग्वेजेस के साथ जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उनके साथ भी यूज़ कर सकते हो, बट ज़्यादातर आप जावा में ही इसको देखोगे। ये बहुत सारे काम को ऑटोमेट करता है, जैसे डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करना। तो डिपेंडेंसीज आप इसकी आसानी से इसकी हेल्प से अपने प्रोजेक्ट में बहुत आसानी से डिपेंडेंसीज को लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। डिपेंडेंसीज को मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, जार फाइल ला के अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैनुअली नहीं डालनी पड़ेगी। ये आपका ऑलमोस्ट सारा काम ऑटोमेटिक कर देगा। ठीक है, तो डिपेंडेंसीज रिजॉल्व कर देता है। बिल्ड लाइफ साइकिल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। ठीक है, इसकी एक लाइफ साइकिल है, बिल्ड फेजेस लाइफ साइकिल है, उसके अंदर सारे काम ये खुद से कर देगा। आपको डिप्लॉय करना है, टेस्ट करना है, ये सारा काम करना है, तो इसकी पूरी एक लाइफ साइकिल है। उस लाइफ साइकिल के तहत ये आपके काम को और भी आसान कर देगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इट इज़ एड्रेस टू मेन एस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर। दो इंपॉर्टेंट चीज़ करता है ये, इंपॉर्टेंट दो चीज़ करता तो बहुत सारी चीज़ें, बट दो इंपॉर्टेंट चीज़ें करता है। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ठीक है, सो ये डिपेंडेंसी मैनेजमेंट करेगा आपके लिए। आपको अलग से मेहनत करके कहीं से डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करके और अपने घर में रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है भाई, एग्जांपल समझो, आपको समोसा खाना है तो मेवन ऑटोमेट कर देगा समोसा को लाने का प्रोसेस। आपका मन किया समोसा खाना है तो मेवन आपको एक फाइल देगा, इस फाइल में लिख दो भाई आपको क्या मंगाना है। ठीक है, तो वहाँ पे हम मेंशन कर देंगे और मेवन की वाली फाइल का नाम है pom.xml। तो pom.xml में हम जाके मेंशन कर देंगे भाई आई नीड समोसा। मेवन कहेगा ठीक है, ओके, ये जाएगा, समोसा लाएगा और आपके एक जगह होगी, एक फोल्डर होगा, उसमें रख देगा। डिपेंडेंसीज अवेलेबल है, आप उसको फिर यूज़ कर सकते हो, मतलब खा सकते हो, मौज कर सकते हो, डांस कर सकते हो, जो भी करना है। देन आपको पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक की जरूरत पड़ गई तो आप pom.xml जा करके डिपेंडेंसी बता सकते हो कि आई नीड पेप्सी, तो मेवन आपके लिए पेप्सी लाएगा, डाल देगा और आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर लोगे। सो दिस इज अ मेन प्रोसेस जो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट का होता है। बाकी और भी बहुत सारे फीचर हैं, डिपेंडेंसी का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, नाउ एक चीज़ और है, ये प्रोजेक्ट बिल्ड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, जो मैंने बताया कि प्रोजेक्ट को बिल्ड करने का, कंपाइल करने का, डिप्लॉय करने का, इसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है उसको भी ये मैनेज करता है। तो ये दो मेन एस्पेक्ट है जो मेवन हमारे लिए करता है। अगर आप मेवन नहीं यूज़ करोगे तो आपको मैनुअली सारा काम करना पड़ेगा, या फिर अगर आप कोई दूसरा आंट जैसा टूल यूज़ करोगे तो वहाँ पे मैनुअल स्क्रिप्ट्स लिखने पड़ेंगी एंड डिपेंडेंसीज भी मैनुअल आना पड़ेगा। तो कुछ काम तो आंट कर देता है, इस मेवन से पहले यूज़ होता था ये वाला टूल, लेकिन कुछ काम नहीं कर पाता था तो मेवन उसकी जगह पे आया था। ठीक है, एंड ये और अच्छे से काम कर लेता है, मतलब कह सकते हो एडवांटेज है अगर आप आंट वगैरह यूज़ करते हो। जैसे सिमिलर आप ग्रेडल यूज़ करते हो, ग्रेडल थोड़ा और एडवांस टूल है, और भी चीज़ें यूज़ करने के लिए यूज़ होता है।
ठीक है, काम करने के लिए यूज़ होता है। सो आप देख सकते हो, इट सिंप्लीफाइज द बिल्ड प्रोसेस बाय मैनेजिंग द डिपेंडेंसीज, कंपाइलिंग सोर्सेस, पैकेजिंग इट इनटू अ डिलीवरेबल सच एज जार फाइल, पैकेज वगैरह में हेल्प करता है भाई, एंड डिप्लॉइंग इट टू अ रेपोजिटरी। तो ये सारा काम कर देगा, डिपेंडेंसीज को मैनेज कर देगा, कंपाइल भी कर देगा आपके सोर्सेस को, पैकेज कर देगा एक जार फाइल के अंदर, एंड डिप्लॉय भी कर देगा किसी रेपोजिटरी के अंदर। ठीक है, तो इसके पास बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं। कोई काम करना है तो आप प्लगइन्स यूज़ करके वो काम कर सकते हो। जैसे डिप्लॉय करना है तो आप टॉमकैट का प्लगइन यूज़ करके उसको डिप्लॉय कर सकते हो। बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं। मेवन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेवन का है pom.xml फाइल, जिसका नाम है पॉम का फॉर्म होता है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो इस फाइल के अंदर हम पूरी कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं, सब चीज़ बता देते हैं कि ये बेसिकली एक सेंटर पार्ट है। तो यहाँ पे आप सब चीज़ बता देते हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में, इन्फॉर्मेशन, कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, बिल्ड कर रहे हो तो उस समय कौन सा प्लगइन यूज़ करना है, या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हो। अगर कोई दूसरी रिपोजिटरी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे कौन सी रिपोजिटरी है उसके पूरा URL वगैरह हम कॉन्फ़िगर कर देते हैं। सो मेवन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ pom.xml या pom project object model, which is actually a central piece of the information that manages the project build, reporting and documentation। तो सारी चीज़ें इस pom.xml एक फाइल होगी, उस फाइल के अंदर आपको बताना होगा एवरीथिंग। तो वो एक मेन फाइल होगी, कैसे तो किसी भी मेवन प्रोजेक्ट का एक हार्ट है वाली फाइल। ओके, बाकी आप हिस्ट्री देख सकते हो कि ये 2004 में आया था, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने रिलीज़ किया था इसे। बाकी देख सकते हो ये सब चीज़ें, ये अभी कवर अप नहीं कर रहे। अब आई थिंक आप एक समझ गए कि भाई मेवन क्या होता है। एंड मेवन क्या होता है, एक ऑटोमेशन टूल है जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, बिल्ड फेजेस को ऑटोमेट करेगा, कंपाइल करना हुआ, टेस्ट करना हुआ, डिप्लॉय करना हुआ, पैकेज करना हुआ, ये सब चीज़ों को ऑटोमेट कर देगा। ठीक है, सो आपको ये मैनुअल काम नहीं करना पड़ेगा। अब चलो भाई इसको इंस्टॉल करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, देखते हैं कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे और कैसे इसको यूज़ करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊंगा कि भाई आप बिना इंस्टॉल किए हुए भी कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, चलो भाई इंस्टॉल करते हैं। सो मेरे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपके पास विंडोज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिनक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा पाथ सेट वगैरह में, उसको हम लोग देख लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलो यार इंस्टॉलमेंट में बात करते हैं। और इंस्टॉलमेंट का पूरा स्टेप मैंने इस PDF के अंदर लिख दिया है, एवरीथिंग जो भी आपको जरूरत है सब चीज़ मैंने लिख दिया, तो इस पर जाकर के स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। बट यार देखो, अब मैं आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ, तो आपको फिर ये चीज़ पढ़ा करके और देखना बेकार है। सिंपली मैं आपको बताता हूँ और आप सीखते जाओ। मेवन डाउनलोड्स पे ये वाली वेबसाइट है, यहाँ से आप मेवन को डाउनलोड कर सकते हो, अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूँ, हम ओपन कर लेंगे यहाँ पे फायरफॉक्स। सो लेट्स ओपन, अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लो और यहाँ आप टाइप कर दो मेवन। और जैसे आप मेवन टाइप करोगे एंड आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी अपाचे मेवन की, जो कि है maven.apache.org। इसको हम ओपन करके क्लिक कर लेंगे, क्लिक करके ओपन कर लेंगे, नॉट उल्टा नहीं, हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे और ये हमें ऑफिशियल वेबसाइट मेवन की मिल जाएगी। यहाँ पे मेवन की सारी इन्फॉर्मेशन है जो भी आपको चाहिए, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप देखो भाइयों कि वेलकम टू अपाचे मेवन लिखा हुआ है, इवन एवरीथिंग लिखा हुआ है, यूज़ कैसे करना है, डाउनलोड, इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर, रन, सब चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, इस ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो सारी चीज़ बता रखी है, रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअली सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, JDK देखो 3.9, JDK रिक्वायर्स 8 और अब, मतलब अगर मैं 3.9 या फिर इसके ऊपर वाला कोई वर्जन यूज़ करूँ तो जावा 8 या उसके ऊपर वाला वर्जन होना चाहिए। मेमोरी कोई रिक्वायरमेंट, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। डिस्क वगैरह देख सकते हो 10 MB मिनिमम रिक्वायरमेंट, इतना सबके सिस्टम में होगी। फाइल्स में जाओगे, यहाँ पे देखोगे तो आप इस फाइल को डाउनलोड कर लोगे। देखिए, अगर आप विंडोज़ में हो तो जिप फाइल डाउनलोड करो। ठीक है, मेरा मैक है तो मैं ये वाली फाइल डाउनलोड करूँगा। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यस, आप देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। मैं आपको दिखाता भी हूँ, ये रही डाउनलोडिंग, ये वाली फाइल रहेगी। इसको हम और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे बस। यस, ये देखो, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसको जब एक्सट्रैक्ट करोगे तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करके और अपने डिज़ायर्ड फोल्डर में ले आता हूँ। तो आप इसको कॉपी कर लोगे, जहाँ भी आप रखना चाह रहे हो वहाँ रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंड यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, देन हम आ जाते हैं और जहाँ भी हमने रखा है, तो हमने यहाँ पे मेवन का एक फ़ोल्डर बना रखा है। कहाँ गया, ये रहा। इसमें मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया, उसी फोल्डर को पेस्ट किया जो हमने कॉपी किया था और एक्सट्रैक्ट डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट किया था। बेसिकली जो कॉपी किया था वही हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। एंड इसके अंदर ये सारी मेवन की फाइल्स हैं, बिन फाइल है, बूट है, कॉन्फिग है, लिब है। एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए, हमें बस इसके बाद कुछ कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस एक चीज़ और करनी पड़ेगी, वन एंड द लास्ट थिंग, कि हमें इस मेवन का पाथ सेट करना पड़ेगा, जिससे आप कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्टली एक्सेस कर सको। तो पाथ में इस बिन डायरेक्टरी का करना है। अब चाहे आप मेवन होम करके सेट कर लो, चाहे इस बिन डायरेक्टरी का पाथ डायरेक्टली आप अपने सिस्टम के अंदर सेट कर दो। कैसे मैं बताता हूँ। इस वाले पाथ को हम कॉपी कर लेंगे। लेट्स यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैक में ये देखो मेरे पास पूरा पाथ दिख रहा है, यूजर्स दुर्गेश मैक डेस्कटॉप
करंट वर्क स्पेस मेवन, अपाचे मेवन, एंड देन ये वाला पाथ है। तो हम जब इस पर राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास कॉपी विन एज अ पाथ नेम आ जाता है, तो पूरा पाथ कॉपी हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, लेट्स ओपन VS कोड। VS कोड के अंदर ही मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जो चीज़ें हैं इसको क्लोज कर दो एंड थोड़ी देर के लिए इसको हम इधर कर लेते हैं, फाइल पे चलते हैं एंड आप देखो तो यस, ये वाला पाथ हमने कॉपी किया है। कौन सा पाथ? ये वाला पाथ कॉपी किया। आप देखो /user/दुर्गेश मैक /desktop/current workspace/maven, ये हमने फोल्डर बनाया था एंड ये अपाचे मेवन की डायरेक्टरी है एंड इसकी जो चाइल्ड डायरेक्टरी थी बिन, ये पाथ कॉपी किया और ये पाथ हमें अपने बेसिकली इन्वायरमेंट वेरिएबल के पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। इसको आप कॉपी कर लो। अगर आप विंडोज़ में हो तो डायरेक्टली आप विंडो की प्रेस करिएगा और सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, और वहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप करोगे तो वहाँ पे यूज़र एंड सिस्टम 2 मिलेगा। आप सिंपली किसी पे भी पाथ पे क्लिक करके, ऐड पे क्लिक करके और पाथ वेरिए ऐड कर दीजिए। सिंपल सी बात है। अगर आप लिनक्स पे हो या फिर मैक पे हो तो मैक पे कैसे करते हैं, लेट मी देखता हूँ, ठीक है, कैसे करना है। यहाँ पे आ जाओगे, आप टर्मिनल ओपन कर लोगे और मैक में क्या होता है, एक फाइल होती है, उसको हम लोग एडिट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लो और बड़ा कर लो। मैक में हम क्या करेंगे, मैक में हम ओपन करेंगे विम से .zshrc फाइल, यस। और यहाँ पे मुझे ऐड करना अपना पाथ, तो बस मैं यहाँ पे आऊँगा और ये वाली लाइन ऐड कर दूंगा, एक्सपोर्ट पाथ इक्वल टू /user/mac दुर्गेश PC/desktop/current workspace/maven/apache maven 3.9.8/win, ये वही पाथ है। मैं यहाँ पेस्ट करूँगा, कोलन लगाऊंगा। कोलन इज एक्चुअली फॉर द सेपरेटिंग ऑफ 2 पाथ, तो ये पहला पाथ, उसके आगे मैं कॉनकैटिनेट करूँगा अपना पुराना पाथ, जितने भी पुराने पाथ थे वो सब मैं यहाँ पे कॉनकैटिनेट कर दूंगा। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कोलन राइट क्विट, आई थिंक ये चीज़ नहीं दिख रही क्या आपको, कोलन राइट क्विट, सो लेट मी सो यस। तो आप देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कोलन राइट एंड क्विट, की फॉर क्विट। सो एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, यस, और जूम कर लूँ हल्का। तो मैंने लिखा कोलन राइट क्विट एंड देन एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो ये सेव हो जाएगी फाइल, ठीक है। राइट एंड क्विट करोगे तो सेव हो जाएगी, कोलन दबाओगे देन W एंड Q फॉर क्विट एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क दबा दोगे तो ये राइट एंड क्विट हो जाएगी। दैट मीन्स इसके अंदर पाथ हमारा सेव हो चुका है। उसके बाद हम टर्मिनल को दोबारा से रिस्टार्ट कर लेंगे, एक बार बंद करेंगे एंड दोबारा से टर्मिनल को हम रिस्टार्ट कर लेंगे एंड देन इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्लियर कर लेते हैं एंड देन हम लिखेंगे maven-v। आप देखोगे मेवन का वर्जन दिख जाएगा, यस। थोड़ा सा जूम करके और दिखा दूँ मैं आपको, ये देखिए। सो हमें अपाचे मेवन 3.9.8 दिख रहा है, मेवन का होम है, दिस इज़ अ मेवन होम, जिसके मतलब बेसिकली इसी मेवन होम के अंदर हमारी बिन वाले डायरेक्टरी है जिसके अंदर एक्सिक्यूटेबल्स रखे हुए हैं, ठीक है। देन आप देख सकते हो जावा का वर्जन है 21.0.1 है एंड वेंडर है ओरेकल कॉर्पोरेशन, रन टाइम वगैरह सब चीज़ स्पेसिफाइड है यहाँ पे। दैट मीन्स हमारा मेवन चल रहा है। अब हम मेवन प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। मेवन प्रोजेक्ट आप टर्मिनल से बना सकते हो, कमांड से बना सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू फ्रॉम हियर, सिंपल। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते, पाथ आपने सेट किया, कमांड पॉइंट ओपन करिए और वहाँ पे maven-v टाइप करके देख लीजिए कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कहोगे तो मैं कमेंट सेक्शन में पूरा लिस्ट दे दूंगा। साथ ही साथ में मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये देखो कैसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है। देन विंडोज़ में क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है, देखो राइट क्लिक ऑन दिस PC माई कंप्यूटर, देन गो टू द प्रॉपर्टीज, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, मेवन होम एंड देन फाइनली विन वाला कॉपी करो ये एंड सेट कर दो, ठीक है। इन्वायरमेंट वेरिएबल मैक ओएस या फिर लिनक्स है तो एक्सपोर्ट करना आपको पाथ जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। आप बेस्ट प्रोफाइल अगर लिनक्स है तो यूज़ कर सकते हो या फिर ZSRC जो हमने अभी यूज़ किया है, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए सिंपली आप मेवन का वर्जन देख सकते हो जो हम लोगों ने देख लिया। आईडीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आईडीज़ में तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रोजेक्ट बना लो, आई थिंक काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पूरा सेटिंग अप इन मेवन आईडीज़, कैसे मेवन इन आईडीज़ में कैसे सेट करोगे। इंटेलिजे आईडीए में इंटेलिजे हैज़ मेवन इंटीग्रेशन बिल्ट इन, तो इंटेलिजे में ऑलरेडी मेवन बिल्ट इन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो नो एडिशनल सेटअप इज रिक्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस नया प्रोजेक्ट बनाइए, यू कैन सेलेक्ट मेवन एज अ प्रोजेक्ट एंड इंटेलिजे विल ऑटोमेटिकली जनरेट फॉर्म फाइल एंड मैनेज द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। तो आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, आप नया प्रोजेक्ट बनाइए, मेवन वहाँ पर चूज़ करिए, वो मेवन टाइप का ही प्रोजेक्ट बनेगा। देन देखो इंपोर्ट मेवन प्रोजेक्ट करना है तो डायरेक्टली आप फाइल में जाकर इंपोर्ट कर लीजिए। मेवन टूल विंडो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप सारा काम कर सकते हो, पूरा GUI मिल जाएगा। सेम अगर आप इक्लिप्स में करना चाह रहे हो तो इक्लिप्स
M2E प्लगइन फॉर द मेवन इंटीग्रेशन आपके पास प्लगइन है जो कि प्री इंस्टॉल्ड है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वहाँ से भी आप मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, फाइल में जाकर के, न्यू में जाकर के, एंड प्रोजेक्ट में जाकर के मेवन, एंड देन मेवन प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो प्रोजेक्ट को डायरेक्टली। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं और एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, देन देखते हैं कि डिपेंडेंसीज वगैरह मैनेज कहाँ हो रही सारी, ठीक है, कहाँ हो रही मैनेज। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं। पहले तो हम कमांड लाइन से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, यहाँ से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं अपना IntelliJ आइडिया से। तो यार हम लोग पहले यूज़ करते हैं अपना टर्मिनल, यहीं से एक मेवन प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें डिजायर्ड फोल्डर में चलना होगा, क्योंकि अभी हम प्रोजेक्ट बना देंगे तो आप देखोगे दुर्गेश मैक के अंदर बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बंद कर देंगे एंड हम ओपन करते हैं अपना फाइंडर, ठीक है। सो लेट्स ओपन फाइल एक्सप्लोरर अगर आप विंडोज़ में हो, एंड हम चल लेंगे जहाँ हमें प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम अपने वर्क स्पेस के अंदर चलते हैं, मेवन के अंदर चलते हैं, यहीं पे हम प्रोजेक्ट को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली टर्मिनल ओपन करना है, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आप देखो तो हमें नीचे मेवन दिख रहा है, राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक कर देंगे, आपका टर्मिनल डायरेक्टली मेवन पे ही ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं या फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये देखिए, अब हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे फोल्डर वगैरह, वो हमारे इसी मेवन यहीं पे क्रिएट होगा, ठीक है, इसी मेवन फोल्डर के अंदर क्रिएट होगा। तो चलो भाई क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, ये वाला कमांड यूज़ करना है इन ऑर्डर टू क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट। ये वाला कमांड यूज़ करना बहुत बड़ा कमांड है, चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले हमें मेवन टाइप करना है, ये एक्चुअली हमारा रन कैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल है मेवन की, तो हम मेवन यूज़ करेंगे। देन हमें अपने आर्क टाइप जो यूज़ करना है, और आर्क टाइप हमें जनरेट यूज़ करना है। तो बेसिकली हमें प्रोजेक्ट को जनरेट करना है, ये हम बता रहे हैं इस वाले आर्क टाइप से या इस वाले कह सकते हो कमांड से। तो ये जनरेट कर रहा है, और बेसिकली ये गोल होता है, ये प्लग इन एंड ये गोल, ये हमें करना क्या है एक्चुअली, प्लगइन्स के बहुत सारे गोल होते हैं, तो हमें जनरेट करना है। देन अब यहाँ पे हम इनपुट्स देंगे। पहले इनपुट हमारी ग्रुप आईडी क्या होगी, देन दूसरा इनपुट हमारा आर्टिफैक्ट आईडी क्या होगी, एंड तीसरा इनपुट हम कौन सा टेम्पलेट यूज़ करेंगे, कौन सा पहले से बने बनाए कौन सा प्रोजेक्ट है, और वहाँ से कौन सा हम टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं। तो हम बताएंगे यहाँ पे डी आर्क टाइप आर्टिफैक्ट आईडी, एंड देन हम बता देंगे कि भैया हमें क्विक स्टार्ट प्रोजेक्ट चाहिए, एंड देन हम यहाँ पे इंटरेक्टिव मोड को कर देंगे फॉल्स। इसका मतलब हमें से वो कोई इनपुट नहीं पूछेगा। सो लेट्स कॉपी, या हम लोग क्या करते हैं यहीं पे डायरेक्टली ये वाला कमांड हम लोग अपना यहीं पे डायरेक्टली हम लोग डी जनरेट पे यहाँ पे अपना ग्रुप आईडी चेंज कर देते हैं। ग्रुप आईडी बेसिकली क्या होता है अभी हम लोग उसकी बात करते हैं, com.my.app, एंड देन यहाँ पे देते हैं माई ऐप, प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, एंड देन आर्टिफैक्ट आर्टिफैक्ट आईडी जो हम एक्चुअली टेम्पलेट यूज़ करने वाले, मेवन आर्क टाइप क्विक स्टार्ट एंड इंटरेक्टिव मोड हम लोग फॉल्स ही रखने वाले हैं। बस इसको हम कॉपी करेंगे। अच्छा, ये चीज़ आपको करनी नहीं है, बस सीखने के लिए करना है। तो आप इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे एंड चलेंगे यहाँ पे टर्मिनल पे, एंड हम लोग पेस्ट कर लेंगे, एंड एग्जैक्टली वही सारा कमांड है। आप चाहो तो इसको समझ सकते हो कि मेवन है पहले, देन आर्क टाइप कोलन जनरेट करना है, देन हमें इनपुट्स देने हैं। तो डैश डी ग्रुप आईडी, हमने अपने प्रोजेक्ट की ग्रुप आईडी दे दी है, देन डैश डी आर्टिफैक्ट आईडी हमने अपने प्रोजेक्ट की दे दी है, एंड देन डैश डी की हेल्प से हमने आर्क टाइप आर्टिफैक्ट आईडी में हमने वो टेम्पलेट कौन सा यूज़ करना है जो हमें एक्चुअली अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करते समय कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है वो हमने बता दिया है, मेवन आर्क टाइप क्विक स्टार्ट, एंड देन इंटरेक्टिव मोड को मैंने फॉल्स कर दिया। तो ये पैरामीटर्स यूज़ करने, एंटर करेंगे, एंड आप देखोगे स्कैनिंग आएगा, देन क्रिएटिंग प्रोजेक्ट आएगा, और ये आपसे कुछ इनपुट्स नहीं पूछेगा। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन अगर आप ऑन रखते हैं, आप कौन सा ऑप्शन, ये वाला, ठीक है, अगर आप ये वाला ऑप्शन ट्रू रखते तो वो बहुत सारे इनपुट्स पूछता है और उस हिसाब से आपको बताने पड़ता है एक एक चीज़। तो वैसे भी कर सकते हो, बट हमने कहा ठीक है, हम यहाँ पे सब चीज़ हमने बता दिया, एंड इसने वैल्यू उठा लिया है। देखो इसने उठा लिया कि बेस डायरेक्टरी हमारी ये वाली होने वाली है, एंड पैकेज इसने ले लिया, ग्रुप आईडी ले ली, आर्टिफैक्ट आईडी ले ली, मेवन प्रोजेक्ट या पैकेज नेम ले लिया इसने, एंड वर्जन भी इसने 1.0 ले लिया, इनपुट ले लिया, ठीक है। सो अब हमारे पास अगर एलएस करें तो आप देखो हमारे पास प्रोजेक्ट यहाँ पे आ चुका है। दिस इज अ माई ऐप प्रोजेक्ट, एंड माई ऐप प्रोजेक्ट को अगर देखोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। मैं क्या करता हूँ, इस माई ऐप प्रोजेक्ट को डायरेक्टली अपने VS कोड से ओपन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो हम लेट्स ओपन दिस इनटू अ VS कोड, या फिर आप IntelliJ से भी ओपन कर सकते हो। चलो IntelliJ से ही ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं, IntelliJ का कम्युनिटी एडिशन, यस दिस इज और IntelliJ आइडिया, एंड हम ओपन पे क्लिक कर दें और अपने वर्क स्पेस के अंदर चलते हैं, सेम मेवन के अंदर चल लेंगे, एंड यहाँ पे अपना ये वाला हमारा प्रोजेक्ट है, इसको हम ओपन क्लिक करेंगे एंड ट्रस्ट कर देंगे, एंड यही प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है एक्चुअली, ठीक है। अब देखो
ये मेवन प्रोजेक्ट है, तो मैंने बताया था आपको मेवन की सबसे हार्ड चीज़ क्या है, pom.xml। तो आप देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे pom.xml सबसे हार्ड चीज़ मिल चुकी है। देन इसने टेम्पलेट यूज़ किया है, तो इसने पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना दिया कि आपके पास SRC है, देन आपके पास मेन है, टेस्ट है। मेन रिसोर्सेज यहाँ है, टेस्टिंग वाले सारे रिसोर्सेज यहाँ है। ओपन करेंगे तो आपका पूरा पैकेज होगा। देखो मेन के अंदर जावा है, देन com.my.app ये आपका पैकेज है जो आपने दिया था। एंड देन ये एक मेन क्लास है जो कि आ चुकी है। क्लिक करोगे सो आपको यस देखो आपको यहाँ पे क्लास दिख चुकी है। यहाँ पे आप कोड वगैरह लिख सकते हो। ऐसा आउट दिस इज मेवन प्रोजेक्ट। सो दिस इज एक्चुअली अ कोड। एंड टेस्ट में भी सेम आपको जावा मिलेगा, मेन में भी जावा है जिसके अंदर मेन कोड है, टेस्ट के अंदर टेस्टिंग वाला कोड है, देन सेम पैकेज एंड देन ऐप टेस्ट मिल रहा है। एंड अगर pom.xml को ओपन करें तो आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मेवन इसी pom.xml की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है काम करने के लिए, चाहे वो डिपेंडेंसी बिल्ड करना हो, चाहे वो प्लगइन्स कौन सा यूज़ करना है, चाहे वो डिप्लॉय करना है, बिल्ड करना है, जो भी करना है इसके अंदर हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अपने मेवन प्रोजेक्ट की। ठीक है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट है, आप इसको क्लिक करके रन कर सकते हो। आपका मेन प्रोजेक्ट ये देखो चल जाएगा, आउटपुट आपका आ जाएगा। ठीक है, इवन पैकेज अगर आपको कुछ और बनाना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ पे एक क्लास बना सकते हो। सपोज आपने हेल्पर नाम से एक पैकेज बनाया, देन डॉट लगा के एक हेल्पर क्लास बना दिया है। सो आपके पास एक हेल्पर क्लास है एंड सपोज एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक void help एंड एस आउट वी आर हेल्पिंग यू। सो कंट्रोल Z कर लो। एस आउट, सॉरी एस आउट में क्या प्रिंट हो रहा है, अच्छा कैपिटल है। एस आउट वी आर हेल्पिंग यू। ठीक है, सब चीज़ बाकी पहले जैसा ही है। एंड इस हेल्पर को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, हेल्पर डॉट हेल्प। एंड आप देखोगे एग्जैक्टली सब चीज़ वैसे कर सकते हो। बट नई चीज़ क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर, pom.xml है। pom.xml में बेसिकली क्या क्या बताएगा, देखो pom.xml मेवन रीड करता है एंड ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो इसके अंदर सारे प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन है। देखो ये प्रोजेक्ट है, तो जो pom.xml है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, वो प्रोजेक्ट टैग से स्टार्ट होता है, मतलब इसके अंदर जो है वो प्रोजेक्ट का हिस्सा है। एंड बाकी आपके नेम स्पेसेस लगे हुए हैं। आप देखो सबसे पहला है मॉडल वर्जन, तो 4.0.0 ये आपका मॉडल वर्जन है। ग्रुप आईडी जो आपने दी थी com.my.app एंड आर्टिफैक्ट आईडी माई ऐप। आर्टिफैक्ट आईडी एक तरीके का आपका एक सिमिलर टू द कह सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट नेम है एंड ये आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर है सिमिलर टू पैकेज नेम। अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देन प्रोजेक्ट का वर्जन है और आपका ये प्रोजेक्ट नेम है। देन URL है एंड देन डिपेंडेंसीज में हमारे पास एक डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी की भी ग्रुप आईडी है, आर्टिफैक्ट आईडी है, वर्जन एंड स्कोप है। ठीक है, तो इसमें आप मल्टीपल डिपेंडेंसी लगा सकते हो। इस नाम को अच्छे से देखिए, एक डिपेंडेंसीज है देन डिपेंडेंसी, मतलब एक डिपेंडेंसीज के अंदर और भी डिपेंडेंसीज हम लोग डिपेंडेंसी टैग से लगा सकते हैं, मल्टीपल कुछ ऐसा। ठीक है, हर एक प्रोजेक्ट एज अ डिपेंडेंसी होता है। हर एक प्रोजेक्ट के पास ग्रुप आईडी है, आर्टिफैक्ट आईडी है। हमारा ये प्रोजेक्ट है जो अभी हमने बनाया, उस प्रोजेक्ट के पास भी आप देखो ग्रुप आईडी है एंड आर्टिफैक्ट आईडी है। तो हमारा प्रोजेक्ट भी कोई दूसरा यूज़ कर सकता है अपनी डिपेंडेंसी के अंदर। जितनी क्लासेस वगैरह होंगी सब अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, सो अब बात करते हैं एक्चुअली इसका मतलब क्या था। देखो तो हमारे पास ये रहा, समझो बात को। सबसे पहले हमने यूज़ किया था आर्कटाइप जनरेट, आर्कटाइप कोलन जनरेट, जो एक्चुअली मेवन गोल है टू जनरेट अ न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम द टेम्पलेट। तो ये आर्कटाइप अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता दो भाई ये मेवन गोल है जिसकी हेल्प से हम लोग नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। अब देखो ये जो ग्रुप आईडी आप बता रहे हो, द ग्रुप आईडी इज फॉर योर प्रोजेक्ट टिपिकली फॉलो आर रिवर्स ऑफ द डोमेन नेम। अब इन्होंने बताया नहीं कि ग्रुप आईडी क्या है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं कि एक्चुअली ग्रुप आईडी क्या होती है। तो उसके लिए समझो बात को। बहुत बार क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जब आप प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हो, तो वो प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप ऑनलाइन डिप्लॉय करो या एक ऐसी जगह हो मेवन रेपोजिटरी जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट रखे हों। तो आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके बीच में। जैसे देखो भाई मैं बताता हूँ, लेट्स सपोज लेट्स ओपन समथिंग लाइक, कहीं पे लिखने वाला खोलते हैं जहाँ पे हम ड्रॉ कर सकें। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, यस ये रहा। तो यहाँ पे आप समझो बात को। सो हमारे पास सपोज एक हब है या एक रेपोजिटरी, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट होने वाले हैं। मैं कहूँगा ठीक है, आप कहोगे ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं। ये कोई रेपोजिटरी जहाँ पे आप प्रोजेक्ट बनाते हो और लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, प्रोजेक्ट को यहाँ पे डाल देते हैं। तो हम कहेंगे मेवन, ये मेवन रेपोजिटरी। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये हमारी एक मेवन रेपोजिटरी। बात को समझते रहिएगा तो आप अच्छे समझ पाओगे। अब हमें भी अपना प्रोजेक्ट, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं अवेलेबल।
ठीक है, तो मैं कहूँगा ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, P1 P2 P3 ऐसे करके n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैं, और P1 P2 P3 P4 एंड Pn, इतने सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं हमारे पास ऑलरेडी। नाउ अब हम यहाँ पे बैठे कोडिंग कर रहे हैं और हम भी क्या कर रहे हैं, इस रिपोजिटरी के अंदर अपना प्रोजेक्ट डालना चाह रहे हैं। ठीक है, सो ये रहा हमारा प्रोजेक्ट, दिस इज आवर प्रोजेक्ट। अब इसमें कुछ चेंजेस या कुछ चैलेंजेस आएंगे, उन चैलेंजेस को समझते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो हमारा प्रोजेक्ट है, दिस इज आवर प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट है। सो बना देते हैं भाई, यस ये हमारा प्रोजेक्ट है, ओन प्रोजेक्ट। या मेन बात आती है कि इतने सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ, कैसे हम यूनिक बनाएंगे इसको। तो उसके लिए होती है ग्रुप आईडी। अब ग्रुप आईडी का मतलब क्या है, ग्रुप आईडी हमें यूनिक देनी होती है। तो ग्रुप आईडी ये कहती है कि हो सकता है कोई जरूरी थोड़ा आपका एक ही प्रोजेक्ट हो, आपके कई सारे प्रोजेक्ट हो तो उसका एक ग्रुप बनेगा। आपका प्रोजेक्ट है सपोज M1 M2 M3, ठीक है, आपने ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स डाल रखे हैं, M1 M2 M3 तीन प्रोजेक्ट डाल रखे हैं। तो काम करो, आपके ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, आप अपने ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, या आप अपने ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए, ये एक ग्रुप है, ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए आप अपनी एक ग्रुप आईडी दे दो, आप अपनी एक ग्रुप आईडी दे दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप आईडी देंगे com डॉट सपोज सब स्ट्रिंग, तो हम यहाँ पे सब स्ट्रिंग डॉट टेक, ठीक है। तो ये जो ग्रुप आईडी है, दिस इज अ ग्रुप आईडी, ये ग्रुप आईडी एक्चुअली आइडेंटिफाई कर रही है हमारे पर्टिकुलर ग्रुप को, ठीक है, हमारे पर्टिकुलर ग्रुप, हमारे ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और हमारे ग्रुप के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, जैसे org डॉट स्प्रिंग बूट या स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ये भी एक ग्रुप आईडी है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क। अब इस स्प्रिंग फ्रेमवर्क ग्रुप में बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो वो जो ग्रुप आईडी दी थी वो यही है, आपके ग्रुप को आइडेंटिफाई करती है बेसिकली। तो हम लोग बेसिकली, अब होता क्या है कि आप पूरे रिपोजिटरी के अंदर ये यूनिक होना चाहिए। अब आप यूनिक कैसे बनाओगे, इसको यूनिक बनाने के लिए हमारा जो डोमेन होता है उसका हम लोग उल्टा कर देते हैं। जैसे सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजी .com था, तो हमने इसको उल्टा कर दिया। अब आप श्योर हो कि सबस्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो यूनिक है, हमारे पास ही है, तो हमारा ग्रुप आईडी क्या होगा भाई, अलग ही होगा सबसे। बात को समझे, तो इसलिए यूज होता है। और ये मेबन रिपोजिटरी पब्लिक है, दैट मीन्स ये इंटरनेट में कोई भी यहाँ अपना प्रोजेक्ट डाल सकता है, समझे। अब बात आती है आर्टिफैक्ट आईडी। आर्टिफैक्ट आईडी क्या है, आपके आर्टिफैक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, बेसिकली आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो आर्टिफैक्ट आईडी होती है आप इसको ग्रुप के अंदर प्रोजेक्ट्स को बताने के लिए। तो यहाँ पे आप आर्टिफैक्ट आईडी देते हो, जो आपने माई ऐप दे दिया, एक तरह से प्रोजेक्ट नाम दे दिया, तो इस ग्रुप के अंदर ये प्रोजेक्ट है, आर्टिफैक्ट बताता है, इसका माई ऐप 2 हो जाएगा, माई ऐप 2 हो जाएगा, फिर माई ऐप 3 हो जाएगा, ऐसा करके हम आर्टिफैक्ट आईडी देते हैं। और बाकी जो प्रोजेक्ट नेम होता है या नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, वो एक डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, उसको आप चेंज भी कर सकते हो और काम कर सकते हो उस हिसाब से, ठीक है। सो आई थिंक अब आपको समझ में आएगा कि आ रहा होगा कि एक्चुअली ये ग्रुप आईडी क्या है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट इंटरनेट पे जाएगा तो वहाँ पे आपके ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स को कैसे यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। आर्टिफैक्ट आईडी इज बेसिकली कैसे आप अपने ग्रुप के अंदर प्रोजेक्ट्स का नाम बताओगे, दैट इज आर्टिफैक्ट आईडी विच इज नेम ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी तो आपको पता ही है, ये जो है था वो हमारा टेम्पलेट था, ठीक है, जो हमने यूज़ किया था मेवन आर्कटाइप क्विक स्टार्ट, एंड बाकी ये तो मोड था जिसकी हेल्प से हमें इनपुट्स इंटरेक्टिव मोड ना देखने को मिले। सो ये चीज़ समझ गए कि ग्रुप आईडी क्या है, आर्टिफैक्ट आईडी है। पैकेजिंग जार है, मतलब जब इस प्रोजेक्ट को पैकेज करेंगे तो जार फाइल बनेगी, पूरा कंपाइल करेंगे तो एक जार फाइल बनेगी, पैकेज कर देंगे। आप यहाँ पे वॉर भी रख सकते हो, जार भी रख सकते हो, ठीक है, पॉम भी होता है, ठीक है। देन इसका वर्जन क्या है, 1.0.0 स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब होता है अभी ये डेवलपमेंट में। तो जब आप स्प्रिंग बूट वगैरह का प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहाँ भी आप स्नैपशॉट देखते हो, दैट मीन्स वो प्रोजेक्ट अभी डेवलपमेंट में। बाकी ये नेम है, डिस्प्ले करने के लिए नेम है, ये नेम प्रोजेक्ट नेम ही होता है बेसिकली, आर्टिफैक्ट और ये नेम सेम होता है। देन URL है, एंड देन डिपेंडेंसीज में क्या क्या यूज़ हुआ। सो आई थिंक अब आप एक बेसिक समझ गए कि हाँ pom.xml फाइल क्या है, ओके। एंड उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हो, काम कर सकते हो। पैकेज दूसरी चीज़ थी, पैकेज जो आपका यहाँ पे यूज़ हुआ था, ठीक है। सो पैकेज इज बेसिकली लाइक जो हम लोग पहले बात करते थे, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होगे मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। नाउ अब अगर आपकी फाइल बन गई, अब आपको मैं इसकी पावर दिखाता हूँ, मेवन की पावर दिखाता हूँ कि हाँ भाई मेवन प्रोजेक्ट हमने बना लिया, मेवन प्रोजेक्ट बना लिया। प्रोजेक्ट को बाकी नॉर्मल जैसे यूज़ करना है यूज़ कर लो, ये देखो आप रन करो प्रोजेक्ट को, कोडिंग करो, फोल्डर्स बनाओ, बाकी जो काम करना हो सब चीज़ करो इसके अंदर, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ डिपेंडेंसी कैसे मैनेज करेंगे, एंड डिपेंडेंसी कैसे मैनेज करेंगे, साथ ही साथ में आप बिल्ड फेजेस
के साथ कैसे काम करोगे, प्लगइन्स के साथ कैसे काम करोगे, वो सब चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो यार, अब थोड़ा सा बात करते हैं डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के बारे में, और साथ ही साथ में देखते जाएंगे pom.xml के कुछ फीचर्स और भी देखते जाएंगे साथ ही साथ में। तो टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, ठीक है, ओके। अब डिपेंडेंसी मैनेजमेंट मैं आपको बताऊं तो इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंसी सबसे पहले आपको ये समझना होगा व्हाट इज़ डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी होती क्या है, डिपेंडेंसी होती क्या है। अगर आप ये समझ गए डिपेंडेंसी, फिर आप समझ जाओगे मैनेज क्या करना होता है, ठीक है। देखो, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, लेट सपोज आपने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, ये आप प्रोजेक्ट बना रहे हो। अब बनाया या बना रहे हो वो एक ही बात है, ये आपका प्रोजेक्ट है, दिस इज़ योर प्रोजेक्ट। और जब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तो बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत होती है, या बहुत सारे एक्स्ट्रा टूल्स तो नहीं कह सकते, बट हाँ बहुत सारे एक्स्ट्रा लाइब्रेरीज की ज़रूरत होती है। उनको हम लोग बोलते हैं एज अ डिपेंडेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्प्रिंग एमबीसी की ज़रूरत हुई, दूसरों ने जो कोड लिखा है, अब स्प्रिंग एमबीसी की ज़रूरत हुई, या स्प्रिंग कोर की ज़रूरत हुई, या स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत हुई, या सपोज माइस्क्यूएल कनेक्टर की ज़रूरत हुई। ये सारी ऐसी डिपेंडेंसी है जो कोड किसी और ने लिख दिया है, लाइब्रेरीज हैं जो कोड किसी और ने लिख दिया और उसको पैकेज कर दिया है, और आप उनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगा सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक लाइब्रेरी है स्प्रिंग कोर, एक लाइब्रेरी है स्प्रिंग कोर। तो उसको अगर आपको चाहिए स्प्रिंग कोर, तो अगर आप इसको चाहिए तो ये ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा गया, आप इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, लगा सकते हो। एंड तभी इंपॉर्टेंट है जब आप लगाओगे एंड प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी या लाइब्रेरी आ जाएगी, फिर आप उसको यूज़ कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे। अब ये इसी को हम बोलते हैं डिपेंडेंसी। ये जो है वो हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी है क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट इस पर डिपेंड कर रहा है, तो हमारे प्रोजेक्ट की ये डिपेंडेंसी हुई ये, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको MySQL कनेक्टर यूज़ करना है तो आप MySQL कनेक्टर यूज़ कर सकते हो, वो भी एज अ डिपेंडेंसी अवेलेबल है। तो आप इसको, इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा गया, इसको भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैनुअली करना पड़ता था, जब मेवन नहीं होता तो ये डिपेंडेंसी डाउनलोड करके और लगाना पड़ता था खुद से। जैसे गूगल ने भी अपनी डिपेंडेंसी JSON बना रखी, उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये सारी डिपेंडेंसीज हैं, दीज आर द डिपेंडेंसीज, एंड इसको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगाते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी है, ठीक है। सो इसको हम मैनेज करना चाह रहे हैं। अब मेवन क्या करेगा, मेवन यहाँ पे हमें दे देगा एक pom.xml फाइल, pom.xml फाइल। हम इस pom.xml में बता देंगे कि हमें ये डिपेंडेंसी चाहिए। मेवन अपने आप से, हमें मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, मेवन अपने आप से डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करेगा और अपने हमारे प्रोजेक्ट के अंदर डाल देगा। दिखाता हूँ आपको प्रोजेक्ट। यहाँ पे आते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं, और हमें ये देखो pom.xml मिली है, इसको ओपन करेंगे एंड यहाँ पे डिपेंडेंसी टैग आप देख सकते हो, ये डिपेंडेंसी टैग। ये डिपेंडेंसी टैग आता है हमेशा डिपेंडेंसीज टैग के अंदर। तो प्रोजेक्ट है, देन डिपेंडेंसीज है, देन हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल डिपेंडेंसीज आ सकती हैं। यस, ये डिपेंडेंसी आ गई हमारे पास JUnit की। तो अब जैसे ही मेवन इस फाइल को पढ़ेगा, डिपेंडेंसीज में उसको लगेगा हाँ भाई JUnit लानी है, तो डाउनलोड करेगा और आपके प्रोजेक्ट के अंदर लगा देगा। आप देखो यहाँ पे आपके एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के अंदर ये दिख रही है, यस मेवन JUnit, समझ गए। अगर आपको खुद कोई अपनी डिपेंडेंसी लगानी है, जैसे आपको स्प्रिंग कोर लगाना है, तो आप यहाँ पे बताना पड़ेगा उस वाले प्रोजेक्ट का आर्टिफैक्ट आईडी क्या है और ग्रुप आईडी क्या है, मतलब वो स्प्रिंग कोर जो बनाया गया उसकी ग्रुप आईडी क्या है, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो ठीक है, मेंशन कर दें warri.spring-framework एंड देन आर्टिफैक्ट आईडी में यूज़ करूँगा स्प्रिंग कोर एंड, ठीक है। देन आप वर्जन स्पेसिफाई कर सकते हो, अगर ये मुझे सही बता दें एग्जैक्टली 6.1.1। तो हमने 3 चीज़ हमें बतानी होती है कि हम अपनी डिपेंडेंसी में कौन से ग्रुप आईडी या कौन से ग्रुप का प्रोजेक्ट ऐड कर रहे हैं, उस ग्रुप के अंदर से कौन से आर्टिफैक्ट आईडी हम लाना चाह रहे हैं एंड वर्जन कौन सा लाना चाह रहे हैं। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगी मेवन रीलोड की, इस पर क्लिक करके मेवन को रीलोड कर सकते हो, ठीक है। मेवन दैट मीन्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये डिपेंडेंसी अब मेवन ने लगा दिया होगा। ये देखो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है, ये देखो स्प्रिंग कोर एंड JCL। अब हम इसको अपने क्लासेस में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इनके अंदर जो क्लासेस हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। अब इसने किया कैसे, चलो यार आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं डिपेंडेंसीज एक्चुअली आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर कैसे रिजॉल्व हो जाती हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। हाउ मेवन रिजॉल्व्स द डिपेंडेंसी, रिजॉल्व्स द डिपेंडेंसी, हाउ मेवन रिजॉल्व्स डिपेंडेंसी, इंपॉर्टेंट है। अब डिपेंडेंसी क्या होती है, ऊपर मैंने आपको बताया यहाँ पे डिपेंडेंसी क्या होती है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप इनको रिजॉल्व करते हो, ठीक है, या मेवन कैसे रिजॉल्व करता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। आपको समझना क्या है इसमें ये कि आपके पास एक pom.xml फाइल है, लेट सपोज ये हमारी pom.xml फाइल है।
एंड ऑब्वियसली बात है, थोड़ा सा इसको बनाते हैं कुछ ऐसा। ये pom.xml फाइल है एंड इसके अंदर आप बताते हो डिपेंडेंसीज अपने प्रोजेक्ट की, भैया हमारा प्रोजेक्ट किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा प्रोजेक्ट डिपेंड कर रहा है स्प्रिंग कोर पे, तो हमने यहाँ पे बता दिया डिपेंडेंसीज टैग के अंदर आके अपनी डिपेंडेंसी बता दी कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, हाँ ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो हमारे स्प्रिंग कोर वाले आर्टिफैक्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो होगा क्या कि ऑब्वियसली बात है मेवन डिपेंडेंसी लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है, मेवन डिपेंडेंसी को लगाने की कोशिश करेगा। अब मेवन डिपेंडेंसी लगाने का मतलब क्या है कि कहाँ कहाँ ढूंढेगा, क्या कोई जगह है या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ से ये उठाएगा, कहाँ से उठाएगा, ठीक है। सो आप देखते जाओ, हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट जगह होती हैं, ठीक है, होती तो 2 ही हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट जगह है आपका कंप्यूटर, जी हाँ, सबसे पहले मेवन आपके कंप्यूटर से ही ढूंढेगा। तो लोकल रिपोजिटरी जिसको बोलते हैं, तो ये आपका कंप्यूटर, दिस इज एक्चुअली योर कंप्यूटर, जहाँ पे ये सर्च किया जाएगा, ठीक है। देखो ये आपका कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर के अंदर एक फोल्डर होता है, यूजर्स नाम का जो फोल्डर होता है। सपोज आपका जो यूज़र है दुर्गेश, अब विंडोज़ के अंदर वो मैक के अंदर अपने हिसाब से समझ लो भाई, उसके अंदर एक फोल्डर होता है M2 इज़ योर मेवन फोल्डर, ये आपका मेवन फोल्डर होता है। इसके अंदर एक और फोल्डर होता है और जिसको बोल सकते हैं, जिसका नाम है रेपोजिटरी, ये फोल्डर होता है। एंड होता क्या है कि जब आप मेवन यूज़ करते हो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो जब कोई डिपेंडेंसी आप यूज़ करते हो तो मेवन क्या करता है, डिपेंडेंसीज को डाउनलोड करके इंटरनेट से इसी वाले फोल्डर के अंदर कैश करता रहता है, ठीक है, रेपोजिटरी वाले फोल्डर के अंदर। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, सारी चीज़ दिखाऊंगा अभी। तो होगा क्या, जैसे ही आपने अपने pom.xml के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर pom.xml के अंदर स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी बताई, मेवन तुरंत सर्च करेगा, यहाँ से लेकर के तुरंत हो जाएगा इस लोकल रेपोजिटरी के अंदर, और ये लोकली मैनेज होती रहेगी। लोकल रेपोजिटरी इसको बोलते भी, इसका नाम ही है लोकल रेपोजिटरी। दैट मीन्स लोकल रेपोजिटरी मेवन अपने आप से मैनेज करता रहता है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लोकल रेपोजिटरी के अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसीज रखी होगी, हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे अभी बस आप देखते जाओ, मैं जो चीज़ समझाता जा रहा हूँ चीज़ समझते जाओ। ऐसा करके बहुत सारी यहाँ पे डिपेंडेंसीज होगी। तो स्प्रिंग कोर को सर्च करेगा, सबसे पहले M2 के रेपोजिटरी, लोकल रेपोजिटरी के अंदर सर्च होगा। अगर उसको मिल गई, हो सकता है मिल जाए, तो क्या करेगा, यहाँ से डिपेंडेंसी उठा के आपके प्रोजेक्ट के अंदर लगा देगा। कितनी तगड़ी चीज़ है, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसी इंक्लूड हो चुकी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि डिपेंडेंसी ना मिले यहाँ पे, इफ़ इन केस अगर डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं मिलती है, बाय चांस अगर डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं मिलती है, सो इन दैट केस क्या होगा कि इस डिपेंडेंसी को, स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी को सर्च किया जाएगा इंटरनेट पे। सो इंटरनेट पे जितनी रिपोजिटरीज होती हैं, उन रिपोजिटरीज को हम लोग बोलते हैं रिमोट रिपोजिटरीज। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रिपोजिटरी है इंटरनेट पे है, तो उसको बोलेंगे रिमोट रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये रिमोट रिपोजिटरी होगी। रिमोट रिपोजिटरी बहुत 2 तरह की हो सकती हैं, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल बोलते हैं। एक मेवन की खुद की रिपोजिटरी जिसके अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो होगा क्या कि आपने, मेवन बहुत स्मार्ट है भाई, मेवन इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्मार्टेस्ट चाइल्ड कह सकते हो, स्मार्टेस्ट थिंग ये मेवन है, ठीक है, ये हमारा मेवन है। तो हम मान लो यहाँ पे मिस हिट हो गया, मतलब स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी आपके लोकल डिपेंडेंसी या लोकल रिपोजिटरी के अंदर नहीं मिली, तो मेवन तुरंत क्या सर्च करेगा, तुरंत डिपेंडेंसी को सर्च करेगा रिमोट रिपोजिटरीज़ के अंदर। अब रिमोट रिपोजिटरीज़ का सिंपल सा मतलब है, देखिए रिमोट रिपोजिटरीज़ का मतलब अगर आपने कोई अपनी या फिर कोई कस्टम रिपोजिटरी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखी है रिमोट, ठीक है, कस्टम रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कस्टम -repo1 ये रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर रखी है आपने, तो इस रिपोजिटरी से चेकिंग होगी, मतलब इस रिपोजिटरी से स्कैन किया जाएगा, और अगर यहाँ डिपेंडेंसी मिल चुकी है, डिपेंडेंसी सबसे पहले आपके M2 के अंदर कैश किया जाएगा एंड देन pom.xml के अंदर डाल दिया जाएगा, मतलब कैश करके डाल दिया जाएगा, यूज़ कर लिया जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कस्टम रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर रखी है तब। लेकिन अगर आपने कस्टम रिपोजिटरी नहीं कॉन्फ़िगर की होती तो ऑब्वियसली बात है इसको कहीं ना कहीं से तो सर्च करना था। तो एक हमारे पास सबसे बड़ी रिपोजिटरी है, दैट इज़ योर मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी। तो हमारे पास एक मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी भी है, यस दिस इज़ अ मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी, ये मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी है। यहाँ पे बहुत सारे कोड, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रखे हुए हैं। दिस इज़ अ मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी। ये भी रिमोट है क्योंकि आपके कंप्यूटर में तो है नहीं, तो है तो ये रिमोट ही, तो ये भी एक तरह की रिमोट रिपोजिटरी है। तो सपोज आप डिपेंडेंसी ये स्प्रिंग कोर की सर्च की गई, लोकल में नहीं मिली, आपने कोई कस्टम कॉन्फ़िगर कर रखी, वहाँ पे सर्च की गई, नहीं मिली, देन मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी से सर्च किया जाएगा और यहाँ पे मिल गई, तो फिर से कैश कर दिया जाएगा M2 के अंदर एंड देन आपके प्रोजेक्ट के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। यही प्रोसेस फॉलो होगा। लेकिन अगर आपने कोई भी यहाँ पे चीज़ नहीं कॉन्फ़िगर कर रखी है, मतलब आपने कोई कस्टम रिपोजिटरी नहीं कॉन्फ़िगर कर रखी है, इन दैट केस लोकल में सर्च होगा, देन मेवन में सर्च होगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हम
कस्टम रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और कस्टम रिमोट रिपोजिटरी होती क्या है? तो कस्टम रिपोजिटरीज आप बिल्कुल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। 3 तरीके होते हैं। एक तो आप अपने pom.xml के अंदर ही कॉन्फ़िगर कर दो, और मैं आके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपके pom.xml है एंड यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दिखाता हूँ आपको डिपेंडेंस। ये देखो यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट वाले टैग के अंदर यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो रिपोजिटरी नामक एक और टैग, और यहाँ पे अपनी जितनी मर्जी उतनी रिपोजिटरीज बता सकते हो रिपोजिटरी टैग से। एक नहीं, मल्टीपल रिपोजिटरीज बता सकते हो। अब जैसे रिपोजिटरी का आपको आईडी बतानी है, देन रिपोजिटरी की आईडी बतानी है, एंड देन आफ्टर दैट आपको इसका URL बताना है एंड आपको इसका नेम बताना है। तो आप इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो रिपोजिटरीज को, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की, अगर आप यहाँ नहीं कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, आप ग्लोबली कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, आप रिपोजिटरीज को या फिर और भी कॉन्फ़िगरेशन मेवन की करना चाह रहे हो, तो आपको एक सेटिंग फाइल मिल जाती है। अब वो मिलेगी कहाँ? लेट्स फाइंड आउट। हम अपना फाइंडर ओपन करते हैं एंड जहाँ पे मेवन हमने डाउनलोड किया था वहाँ चलते हैं, जहाँ मेवन इंस्टॉल है डेस्कटॉप पे, करंट वर्कस्पेस के अंदर, एंड यहाँ पे मेवन में चलते हैं। एंड ये हमारा मेवन का सॉफ्टवेयर है। इसके पास हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर है कॉन्फ़िग का, इसको ओपन करते हैं और हमारे पास settings.xml फाइल है। तो यहाँ पे अगर हम कोई कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन यस ओपन, ये कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करते हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपके ग्लोबल मेवन के लिए हो जाता है। तो यहाँ भी हम लोग आई थिंक रिपोजिटरीज को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेट मी सर्च और रिपोजिटरीज, हाँ ठीक है, यहाँ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये देख सकते हो, ये रहा आई थिंक, यस। इसको अनकमेंट करके हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं रिपोजिटरीज को। आप टैग भी देख सकते हो, आई थिंक कमेंट में चल रहा है इसलिए नहीं दिख रहा है, बट यहाँ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और बहुत अलग अलग चीज़ कॉन्फ़िगर कर सकते हो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बंद करो। और मिरर्स वगैरह भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप नीचे जाओगे प्लगइन्स, प्रॉक्सीज एंड सर्वर्स एंड माइन मिरर्स, ठीक है। एंड प्रोफाइल अलग अलग प्रोफाइल होती हैं, उसको भी आप यहाँ कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो इस वाले फाइल के अंदर भी आपको बहुत बार चेंजेस करना पड़ेगा अगर आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो इन दैट केस। तो इस तरह से हमारी डिपेंडेंसी रिजॉल्व होती है। अब थोड़ा सा लोकल की बात कर लेते हैं। मेवन रिमोट तो आई थिंक समझ गए। मेवन रिपोजिटरी, ये जो मेवन सेंट्रल है, ये भी एक तरीके की रिमोट रिपोजिटरी है। वो आपके सिस्टम के अंदर नहीं है, ये भी आपके मतलब रिमोट पे ही है। HTTPS के थ्रू ही इसमें चीज़ें डाउनलोड होती हैं। अगर देखना चाह रहे हो तो देख सकते हो। आप जितनी डिपेंडेंसीज है आप यहाँ पर टाइप करो मेवन रिपोजिटरी, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम लोग सर्च कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। यहाँ पे आप जाओगे तो जैसे फॉर एग्जांपल आप इधर देखोगे टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स में एंड्रॉयड पैकेज है, देन जावा स्पेसिफिकेशन, बहुत सारे हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आप जेसन लाइब्रेरीज में जाके जीसन यूज़ करना चाह रहे हो, क्लिक कर लो वर्जन्स पे, एंड यहाँ पे आपको मेवन की डिपेंडेंसी मिल जाएगी। इसको कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगा दो। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको स्प्रिंग कोर चाहिए था तो आप स्प्रिंग कोर सर्च करके डाल दो, जैसे स्प्रिंग कोर आ जाएगा। एंड देन डिपेंडेंसी वर्जन चूज़ कर लो, एंड इस हिसाब से आप यहाँ से यूज़ कर लो। यस, इसको कॉपी करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम ऑफिशियल मेवन रिपोजिटरी का URL देखें तो अगर गूगल पे चलते हैं, लिखते हैं मेवन रिपोजिटरी URL, मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी URL, सो आप देखोगे यस, दिस इज एक्चुअली URL ऑफ मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी। अगर हम इसको कॉपी करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यू विल सी द प्रोजेक्ट्स लाइक दिस। ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी के, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इसके अंदर आई थिंक, हाँ ठीक है। MySQL का भी इसके अंदर है, देख सकते हो यहाँ पे MySQL जावा कनेक्टर, ठीक है ठीक है। सो इस हिसाब से यहाँ आई थिंक यही हमारा pom.xml फाइल है। ये मेवन की आई थिंक pom.xml फाइल है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी वाले वेबसाइट पे जाना, जहाँ से हम ब्राउज कर सकते हैं और सिंपली अपने pom.xml पे लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब बात करें थोड़ा लोकल रिपोजिटरी के बारे में। इस रिमोट रिपोजिटरी साइड में रखते हैं। मेवन सेंट्रल मतलब हमारे इंटरनेट पे बहुत सारी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है मेवन सेंट्रल रिपोजिटरी के अंदर। अच्छा, कस्टम रिमोट रिपोजिटरी आप भी बना सकते हो। अगर आपके पास कोई प्राइवेट या आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है और अगर आप प्राइवेट रिपोजिटरी बनाना चाह रहे हो तो बिल्कुल बना के होस्ट कर सकते हो। से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइवेट रिपोजिटरी अपने डेवलपर्स को दे सकते हो। जैसे गूगल वगैरह में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपर्स के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं और रिपोजिटरी बना के डाल देते हैं और अपने डेवलपर्स उनके उन रिपोजिटरीज को यूज़ करते रहते हैं फॉर द डिपेंडेंसी। बहुत सारे गूगल और बहुत सारे अलग अलग कंपनियां हैं जिसके रिपोजिटरीज
अवेलेबल हैं बाहर भी, आप कॉन्फ़िगर करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ बात करते हैं लोकल रिपोजिटरी। तो लोकल रिपोजिटरी हमारे हर एक कंप्यूटर में अवेलेबल है। अगर हम अपने यूज़र्स के अंदर यूज़र वाले फ़ोल्डर के अंदर चलें तो .m2 वाला फ़ोल्डर चेक करते हैं। ज़रा हम चलते हैं टर्मिनल। यस, हम टर्मिनल पे आ चुके हैं, लेकिन हम नया टर्मिनल ओपन करेंगे, ये पुराना टर्मिनल है। सो लेट्स ओपन द न्यू टर्मिनल। यस, नया टर्मिनल मैंने ओपन कर लिया, इसको फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं एंड हम अपने यूज़र वाले फ़ोल्डर के अंदर हैं, ठीक है। हम दुर्गेश मैक के अंदर हैं। अगर हम देखें सो यस, हम यूज़र्स के अंदर अपने यूज़र के अंदर हैं, ठीक है। नाउ अब हम अगर इसमें देखते हैं ls करके तो आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिखेंगे, बट एक्चुअली डॉट से रिलेटेड कोई भी फोल्डर नहीं दिखेगा यहाँ पे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हिडन है सारे फोल्डर, डॉट से स्टार्ट होने वाले सारे फोल्डर हिडन होते हैं, ठीक है। सो मैं कहूँगा ठीक है, अब इसको कैसे देखें? हम देखने के लिए लिखेंगे ls-a, मतलब हमें हिडन वाले भी सारे दिखाए जाएँ। और जैसे यहाँ पे हिडन वाले टाइप करोगे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट है .m2, यही वाले फोल्डर हम सर्च कर रहे थे। विंडोज़ में भी सेम आपको दिख जाएगा, विंडोज़ में तो शायद हिडन भी नहीं रहेगा। सो अब .m2 मिल गया, .m2 मिल गया तो हम चलते हैं .m2 के अंदर, देखते हैं क्या है। .m2 के अंदर आ गए। m2 के अंदर आप देखो हमारे पास रेपोजिटरी है और रैपर है, दो फोल्डर्स हैं, रेपोजिटरी एंड रैपर। रेपोजिटरी के अंदर चलते हैं तो हम सीडी चलेंगे रेपोजिटरी एंड अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हमें बहुत सारी रेपोजिटरीज मिलेंगी। ऑलरेडी हमारे लोकल सिस्टम के अंदर वो सारी डिपेंडेंसीज मैनेज हो रही हैं जो इंटरनेट से डाउनलोड होकर मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज़ किया है, वो सारी यहाँ पे डाउनलोडेड है। अब अगर दोबारा से मैं किसी और प्रोजेक्ट के अंदर इस मशीन में यूज़ करता हूँ तो डिपेंडेंसीज लोकली सर्च होकर यहीं से डाउनलोड हो जाएंगी, जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपको इंटरनेट से डाउनलोड नहीं करनी नहीं पड़ेगी, नेट आपका यूज़ नहीं होगा, साथ साथ में टाइम भी कम लगेगा, डाउनलोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसे स्प्रिंग बूट, तो हम com.springboot के अंदर यहाँ मिल जाएगा आपको, स्प्रिंग फ्रेमवर्क .boot इसके अंदर मिल जाएगा। जकार्ता से रिलेटेड, जावाएक्स से रिलेटेड सारी डिपेंडेंसीज यहाँ मैनेज हो रही हैं, ठीक है। आई थिंक इसके अंदर एक और फाइल होती थी सेटिंग्स की जो यूज़र के लिए होती थी पर्टिकुलरली। एक मैंने आपको settings.xml फाइल बताई, मेवन जहाँ इंस्टॉल है उसके कॉन्फ़िग के अंदर जो सेटिंग थी वो एक्चुअली पूरे ग्लोबल मेवन के लिए, उसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हो pom.xml के अंदर करते हो कोई कॉन्फ़िगरेशन तो वो खुद के प्रोजेक्ट के लिए होती है, बट एक यूज़र पर्टिकुलर यूज़र के लिए भी होती थी, बट अभी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है। रेपोजिटरी रैपर ही दिख रहा है, एक बार रैपर में देख लेते हैं। रैपर में तो होगा नहीं, ठीक है, रैपर में नहीं है। ओके, सो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से हमारी डिपेंडेंसीज मैनेज होती हैं। हर एक डिपेंडेंसीज का भी स्कोप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारी डिपेंडेंसीज कोर से डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जब आप डिप्लॉय करोगे तब नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी हम स्कोप्स बता सकते हैं। यहाँ पे देखो हम लोग अलग अलग स्कोप बता सकते हैं, यस, ठीक है, स्कोप बता सकते हैं। स्कोप में हम अलग अलग चीज़ बता सकते हैं। एक बार मैं इसको भी डिस्कस करा देता हूँ। एक बार थ्योरी है, बस थ्योरी है, आपको मैं दिखाता हूँ। प्रोजेक्ट टॉपिक मॉडल ये सब चीज़ तो ऑलमोस्ट कर लिया हम लोगों ने। और स्कोप्स में देखो, यस, ये देखो अलग अलग स्कोप है, डिपेंडेंसी के स्कोप होते हैं कि वो डिपेंडेंसी कहाँ पे अवेलेबल होगी, ठीक है। कंपाइल अगर आप स्कोप रख दोगे, सो देखो इफ़ नो स्कोप इज स्पेसिफाइड, अगर कोई स्कोप आपने नहीं दिया, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले प्रोजेक्ट का, किस वाले प्रोजेक्ट का, इस वाले डिपेंडेंसी का, यस, आपने जो स्प्रिंग कोर लगाई उसका कोई भी स्कोप नहीं दिया, कोई भी स्कोप नहीं दिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो स्कोप है वो कंपाइल हो जाएगा अपने आप से। इसका मतलब होता है कि ये वाली जो डिपेंडेंसी है वो अवेलेबल होगी, द डिपेंडेंसी इज अवेलेबल इन ऑल द फेजेस ऑफ द बिल्ड लाइफ साइकिल। तो कोई भी फेज होगा, चाहे वो कंपाइल हो, डिप्लॉय हो, हर एक फेजेस में ये वाली डिपेंडेंसी अवेलेबल होगी, कंपाइलेशन में, टेस्टिंग में, पैकेजेस में। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप नहीं देते हो स्कोप तो उस केस में कंपाइल हो जाता है, और ये कंपाइल मतलब इसका मतलब हर एक फेज़ में डिपेंडेंसी वाली अवेलेबल होगी स्प्रिंग कोर की जो मैंने लगाई थी। बाकी उसके बाद ये देखो इस तरह से हम लोग लगाते हैं इसको, दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट स्कोप। तो अगर नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आप स्कोप दे सकते हो प्रोवाइडेड में क्या है? अवेलेबिलिटी देखो, द डिपेंडेंसी इज अवेलेबल एट कंपाइल टाइम बट नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल आर्टिफैक्ट। मतलब जब कंपाइल करोगे, डेवलप कर रहे हो प्रोजेक्ट को, कंपाइल करोगे तब तो अवेलेबल रहेगी, बट फाइनल जब आर्टिफैक्ट उसका जार फाइल बनाओगे, आर्टिफैक्ट फाइनल आर्टिफैक्ट जो होगा वहाँ पे, फाइनल प्रोजेक्ट जो होगा वहाँ पे ये वाली प्रोवाइडेड स्कोप वाली सारी डिपेंडेंसीज अवेलेबल नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे आए तो अगर मैं यहाँ पे इसका स्कोप दे देता हूँ, लेट्स सी स्कोप, एंड मैंने इसका स्कोप दे दिया प्रोवाइडेड। अब क्या होगा? अब ये डिपेंडेंसी यहाँ पे तो अवेलेबल है, कंपाइल करोगे अवेलेबल रहेगी, बट जब आप फाइनल आर्टिफैक्ट बनाओगे तो ये डिपेंडेंसी इंक्लूड नहीं की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें और ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ द फाइनल आर्टिफैक्ट, देखो फाइनल आर्टिफैक्ट में नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल आर्टिफैक्ट, द अजम्पशन इज दैट रन टाइम इन्वायरमेंट। जैसे आप उन डिपेंडेंसी को स्कोप इसका प्रोवाइडर रख सकते हो, उन डिपेंडेंसीज का, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सर्वर की डिपेंडेंसी है
तो लोकली चलाने के लिए आपने उसको इंक्लूड कर लिया, बट आप जानते हो कि वो डिपेंडेंसी जब हम सर्वर पे डालेंगे तो वो इंक्लूड कर देगा सर्वर खुद से, तो आप उन डिपेंडेंसीज को प्रोवाइडर रख सकते हो, जैसे सर्वर की एपीआई है, ठीक है। फिर आप स्कोप रख सकते हो रन टाइम। इसमें क्या है, द डिपेंडेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कंपाइलेशन। तो अगर आप चाहते हो कि कंपाइलेशन के लिए हमें डिपेंडेंसी नहीं चाहिए तो उसका स्कोप रन टाइम कर दो। तो डिपेंडेंसी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कंपाइलेशन बट नीडेड ड्यूरिंग द रन टाइम। जरूरत है रन टाइम पे, इंक्लूडिंग एक्सिक्यूशन एंड टेस्ट। तो रन टाइम बहुत सारी होती है कि भैया कंपाइल करें तो समय नहीं ज़रूरी है, बट जब हम रन करेंगे या रन टाइम पे हमें ज़रूरत है। सो ये द डिपेंडेंसी इज इंक्लूडेड इन द फाइनल आर्टिफैक्ट। तो फाइनल आर्टिफैक्ट में ये इंक्लूड की जाएगी। जैसे माइस्क्यूएल कनेक्टर है, माइस्क्यूएल कनेक्टर आपको कंपाइल टाइम पे नहीं चाहिए, जब एक्चुअली रन हो रहा होगा तब चाहिए, तो आप इसको रन टाइम दे सकते हो, ठीक है। इन दिस एग्जांपल माइस्क्यूएल जेडीबीसी नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कंपाइलिंग कोड बट नीडेड एज, ठीक है। बाकी टेस्ट, एक स्कोप टेस्ट भी बता सकते हो, जैसे यूनिट टेस्ट का आई थिंक टेस्ट ही होगा, यस ये देखो। तो अगर आपने स्कोप टेस्ट बता दिया इसका मतलब टेस्टिंग में अवेलेबल रहेगी, बाकी ये कहीं भी अवेलेबल नहीं रहेगी। जब आप टेस्ट करोगे तब अवेलेबल रहेगी, बाकी ये कहीं भी अवेलेबल नहीं रहेगी। ये देखो, द डिपेंडेंसी इज अवेलेबल ओनली फॉर द टेस्ट, कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन फेजेस। टेस्ट और एग्जीक्यूशन में अवेलेबल रहेगी और कहीं भी अवेलेबल रहेगी, फाइनल आर्टिफैक्ट वगैरह में अवेलेबल नहीं रहेगी। तो जितने भी टेस्टिंग वाले फ्रेमवर्क्स हैं वो सब आप उसका उनका स्कोप टेस्ट रख सकते हो। तो यही चार, अच्छा एक सिस्टम वाली स्कोप भी होता है, 5 स्कोप्स हैं। सिस्टम में भी क्या है कि द एबिलिटी इज अवेलेबल फॉर द कंपाइलेशन टेस्टिंग बट नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड बाय द डेवलपर। तो बेसिकली आप ऐसी डिपेंडेंसीज का स्कोप टेस्ट सिस्टम रखोगे जिसमें क्या है, जिस डिपेंडेंसी को आप चाहिए कंपाइलेशन के लिए चाहिए, एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए, बट जब आप उसको शिप कर रहे होगे तो डेवलपर नहीं दे रहा होगा उसको, ठीक है। उस सिचुएशन में आपको नहीं देना है, उस समय आप इसका स्कोप सिस्टम रख सकते हो, ठीक है। नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल आर्टिफैक्ट, ये भी फाइनल आर्टिफैक्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। बाकी डिपेंडेंसी ऐसे ही मैनेज होगी। अगर आपको कोई डिपेंडेंसी लगानी है सो आप यहाँ पे आ जाओ एंड देन फाइनली आप डिपेंडेंसी, जैसे आपको स्प्रिंग बूट लगाना है या सपोज आपको लगाना है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट या स्प्रिंग वेब फ्लेक्स, तो आप स्प्रिंग वेब फ्लेक्स यूज़ कर सकते हो। और जो स्प्रिंग से ही आ रहा होगा, यस। अब वेब फ्लेक्स आपकी आ चुकी है। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे स्कोप बता सकते हो। उसके बाद आप एक्सक्लूजन्स में आप बता सकते हो कि हमें कोई चीज़ एक्सक्लूड करनी है। अब एक्सक्लूजन क्या होता है, क्योंकि जो डिपेंडेंसीज मैनेज होती हैं वो सारी डिपेंडेंसीज एज अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मैनेज होती हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज मीन्स व्हाट, कि अगर हमारी वेब फ्लेक्स है, वेब फ्लेक्स किसी और डिपेंडेंसी पे किसी और चीज़ पे डिपेंड कर रही है, तो वो वेबफ्लेक्स को डाउनलोड करेगा, साथ ही साथ में किसी और चीज़ को भी डाउनलोड करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारी डिपेंडेंसी है कॉन्टेक्स्ट, एक हमारी डिपेंडेंसी है कॉन्टेक्स्ट। अब ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्प्रिंग कोर को भी डाउनलोड कर लेगी, दैट मीन्स इस कॉन्टेक्स्ट की ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है कोर। तो अगर हम इसको बिल्ड करें तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये कोर को भी ले आएगी। ये देखो कोड, ये देखिए स्प्रिंग कोर को भी ला रही है। बट इफ़ यू डोंट वांट कोर तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो। कैसे, देखो आप यहाँ पे आकर के आप यूज़ कर सकते हो एक्सक्लूजन, और एक्सक्लूजन में आप देखो एक्सक्लूजन लगा सकते हो, यहाँ बता सकते हो कि हमें स्प्रिंग डैश कोर नहीं चाहिए एंड यस। सो अब अगर आप यहाँ पे बिल्ड करते हो यू विल सी कि ये वाली डिपेंडेंसी एक्सक्लूड कर दी जाएगी आपके इससे। सो लेट्स सी, ऐसे एक्सक्लूड होता है, ठीक है। हमने रीबिल्ड कर लिया, ठीक है। सो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग स्प्रिंग बूट का लेते हैं, ठीक है। तो एक डिपेंडेंसी मैं लगा रहा हूँ, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब मैंने लगाया है, ठीक है। और हम इसको रीलोड करेंगे, बस एग्जांपल के मैं दिखा रहा हूँ। एंड जब ये लगाया तो बहुत सारी डिपेंडेंसीज हमारे पास आ चुकी हैं, और यहाँ पे हमारे पास टॉमकैट की भी डिपेंडेंसी आ रही है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर टॉमकैट, एंड आई वांट टू रिमूव द टॉमकैट। हमें टॉमकैट की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, वी हैव अ सर्वर। तो हमें टॉमकैट की डिपेंडेंसी चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक्सक्लूजन में डाल सकते हैं। एक्सक्लूजन में हम यहाँ पे एक्सक्लूजन ऐड कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं स्प्रिंग बूट स्टार्टर टॉमकैट, एंड इन दिस केस टॉमकैट हमारा क्या होगा, नहीं आएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, आई थिंक टॉमकैट जा चुका है क्या, देख लीजिएगा। आई थिंक टॉमकैट जा चुका है। एक बार मैं इसको हटाता हूँ एक्सक्लूजन को एंड दोबारा से लोड करता हूँ, यस। यहाँ एम्बेडेड टॉमकैट जा रहा है और आ रहा है। और भी एक्सक्लूजन ऐड कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ और ऐड करना है वेब फ्लेक्स वगैरह, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूजन, एक और एक्सक्लूजन ऐड करके और वेब फ्लेक्स वगैरह भी
यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हो। ओके, सो मल्टीपल एक्सक्लूजन भी ऐड कर सकते हो। बहुत सारे लोग को दिक्कत होती है कि सर कोई डिपेंडेंसी हमारे पास आ रही है, मुझे कोई नहीं चाहिए, तो आप डिपेंडेंसी में चाहिए वो लिख दो, फिर उस डिपेंडेंसी में एक्सक्लूजन लगा करके और मल्टीपल एक्सक्लूजन्स भी डाल के उसको ऐड कर सकते हो। बाकी और भी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप और भी चीज़ें डाल सकते हो, ऑप्शनल वगैरह भी डाल सकते हो, सिस्टम पाथ वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हमारी मैनेज होती है डिपेंडेंसीज। ट्रांजिटिव के बारे में मैंने बता दिया कि अगर ए बी पे डिपेंड कर रही है, बी सी पे डिपेंड कर रही है, तो आपने ए लगाया तो बी भी डाउनलोड हो जाएगी, सी भी डाउनलोड हो जाएगी, जैसे मैंने आपको दिखाया। बाकी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरह से डिपेंडेंसीज हमारी मैनेज होती हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो यार आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेबन बिल्ड लाइफ साइकिल की। मेबन बिल्ड लाइफ साइकिल क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, और बहुत सारे यहाँ पे फेजेस देखेंगे, उन फेजेस को भी हम लोग बारी बारी समझेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ कमांड्स हम लोग यूज़ करके एंड अब हम लोग बिल्ड इंस्टॉल एंड ये सब चीज़ करते हैं, क्लीन वगैरह करना है, ये सब चीज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी है। अगर आपके पास मेबन प्रोजेक्ट नहीं है तो आप मेबन प्रोजेक्ट बना लीजिए एंड उसके बाद आप इन ऑपरेशंस को करके सीख लीजिए, उसके बाद आप मेन प्रोजेक्ट में यूज़ करिएगा। सो लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो मेबन बिल्ड लाइफ साइकिल इज अ सीक्वेंस ऑफ फेजेस दैट डिफाइंस द ऑर्डर इन विच टास्क आर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द बिल्ड प्रोसेस ऑफ द मेबन प्रोजेक्ट। द मेबन प्रोजेक्ट को हम लोग बिल्ड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेबन बिल्ड साइकिल मतलब किस ऑर्डर में, या सीक्वेंस ऑफ टास्क, सीक्वेंस ऑफ फेजेस दैट डिफाइंस ऑर्डर। ये मतलब कह सकते हैं एक ऑर्डर डिफाइन होता है कि ये चीज़ें होनी है, सीक्वेंस ऑफ टास्क या फेजेस होते हैं, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं मेबन बिल्ड साइकिल। अब फाइनल डिप्लॉय तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको मैं भी दिखाऊंगा, एक बार फिर से समझ लो। देखो लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि स्टार्ट से लेकर के एंड तक क्या क्या होना। तो यहाँ भी हम प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग से लेकर के बिल्ड तक का या डिप्लॉय तक का या फाइनल डेस्टिनेशन तक का क्या क्या किस किस फेजेस पे क्या क्या टास्क चलते हैं सीक्वेंशियल मैनर में, या उसका ऑर्डर कर दिया जाए, तो वही हमारा बिल्ड लाइफ साइकिल है। अब देखो बिल्ड लाइफ साइकिल 3 तरीके होती हैं बेसिकली। सबसे पहला एक डिफ़ॉल्ट लाइफ साइकिल होती है जो कि बिल्ड के लिए यूज़ होती है, एंड एक होती है क्लीन लाइफ साइकिल। जब प्रोजेक्ट क्लीन होता है वहाँ भी 3-4 चीज़ें होती हैं, 3-4 टास्क होते हैं, उनका ऑर्डर क्लीन लाइफ साइकिल कहलाता है। एंड एक होता है साइट लाइफ साइकिल। तो जब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं या प्रोजेक्ट कह सकते हो कि हाँ रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं, या हम लोग साइट, ये देखो प्रोजेक्ट साइट डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो उस केस में ये वाला लाइफ साइकिल चलता है। तब भी कुछ फेजेस होते हैं वो चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कहाँ से, हम लोग डिफ़ॉल्ट लाइफ साइकिल से बात करते हैं, जो कि बिल्ड में यूज़ होगा। मतलब बिल्ड, जब आप प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हो तो उस समय इतने स्टेप्स एक्चुअली चलते हैं। सबसे पहले देखो द मेन लाइफ साइकिल दैट हैंडल्स द प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो डिफ़ॉल्ट लाइफ साइकिल है वो प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट को हैंडल करती है, और इसी की एक्चुअली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हालांकि इंपॉर्टेंस तो तीनों की। तो देखो इट कंसिस्ट ऑफ 23 पेजेस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर, देखो ये जो है मैंने लिख रखे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे पेजेस होते हैं, तो उनको अगर आप स्किप भी कर दोगे, इसलिए यहाँ पे तो इस सिचुएशन पे तो ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट वैलिडेट किया जाएगा, तो सबसे पहला जो फेस आएगा वो वैलिडेट वाला फेस आएगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं बिल्ड लाइफ साइकिल की, बिल्ड लाइफ साइकिल की। ओके, इसको हम लोग करते हैं हल्का सा वाइट एंड करते हैं स्पेलिंग सही। तो मैं यहाँ पे आपको समझाता जाता हूँ, आप समझते जाओ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली बिल्ड। तो सबसे पहला जो फेज़ आएगा दैट इज़ एक्चुअली वैलिडेट फेस। तो वैलिडेट फेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। यस, दिस इज़ अ वैलिडेट फेस। जब आप प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे होगे तो सबसे पहले वैलिडेट किया जाएगा प्रोजेक्ट को, ठीक है। प्रोजेक्ट को वैलिडेट किया, वैलिडेट द प्रोजेक्ट दैट इज करेक्ट एंड नेसेसरी द इन्फॉर्मेशन। तो वैलिडेट का मतलब मेबन आपके प्रोजेक्ट को वैलिडेट किया गया जाएगा कि pom.xml है, उसके अंदर सब वैलिडिटी परफेक्ट वैलिड सबसे सही है कि नहीं सही है। प्रोजेक्ट में कुछ भी गलत होगा तो एरर आ जाएगी इसी वाले फेज के अंदर। तो वैलिडेट फेज मतलब आपके प्रोजेक्ट की वैलिडिटी या कह सकते हो वैलिडेट करता है सही है चीज़ें या नहीं सही है। देन इसके बाद आएगा कंपाइल, जहाँ पे कंपाइल द सोर्स कोड इनटू ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो आपने सोर्स कोड लिखा होगा इस फेज में वो सोर्स कोड कंपाइल किए जाएंगे। सो अब इसके बाद इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फेज आएगा दैट इज़ एक्चुअली अ कंपाइल। तो हम इसको कंपाइल कह सकते हैं, कंपाइल। तो ये फेज़ आएगा कंपाइल वाला फेज़, जहाँ पे आपके सोर्स कोड को कंपाइल किया जाएगा। फिर आएगा टेस्ट, रन द टेस्ट यूजिंग द सुटेबल यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क। तो आपके जितने टेस्ट केसेस होंगे उनको रन किया जाएगा। नेक्स्ट फेज़ के अंदर आपके जितने भी टेस्ट केसेस हैं उनको रन किया जाएगा, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। टेस्ट किया जाएगा, टेस्ट केसेस रन होंगे, एंड अगर सारे टेस्ट केसेस रन होंगे तभी आगे के फेजेस चलेंगे, अदरवाइज फेजेस नहीं चलेंगे, ये याद रखिएगा।
तो अगर आपके प्रोजेक्ट के अंदर JUnit है तो JUnit को यूज़ करके टेस्ट केसेस को रन किया जाएंगे एंड देखा जाएगा भाई सब चीज़ टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फेल हो रहे हैं तो आगे के फेजेस नहीं चलेंगे, ठीक है। देन फाइनली पैकेज किया जाएगा, पैकेज द कंपाइल्ड कोड इनटू डिस्ट्रीब्यूटेबल फॉर्मेट सच एज जार वार। तो आपका प्रोजेक्ट कंपाइल हो चुका, टेस्ट सारे पास हो चुके हैं। अब इस फेज में आपके प्रोजेक्ट को पैकेज किया जाएगा। अगर आपने पैकेजिंग वार रखी है तो वार फाइल के अंदर बना दिया जाएगा, जार फाइल है तो जार फाइल के अंदर बना दिया जाएगा। दैट इज एक्चुअली द नेक्स्ट फेज इज एक्चुअली हमारा क्या है भाई, नेक्स्ट फेज हमारा है वो पैकेज। तो हम अब करेंगे अपना प्रोजेक्ट पैकेज करेंगे अपना प्रोजेक्ट एंड इट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट वन, ये चीज़ याद रखिएगा भाई, ये इंपॉर्टेंट है, पैकेज किया जाएगा। अभी एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग। उसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट कंपाइल्ड जो प्रोजेक्ट था पैकेज कर दिया गया, उसके बाद आपके प्रोजेक्ट को वेरीफाई किया जाएगा। रन एनी चेक्स टू वेरीफाई द पैकेज इज वैलिड और मीट द क्वालिटी क्राइटेरिया। तो आपके पैकेज की वैलिडिटी को चेक किया जाएगा कि सब कुछ सही है, क्वालिटी मीट कर रही है, क्वालिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको वेरीफाई किया जाएगा। एंड आफ्टर द वेरिफिकेशन इंस्टॉल किया जाएगा। आपके प्रोजेक्ट जो बिल्ड हुआ प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को आपको आपके मेवन रेपोजिटरी में इंस्टॉल कर दिया जाएगा, ठीक है, लोकली। इंस्टॉल द पैकेज इनटू द लोकल रेपोजिटरी फॉर द यूज एज द डिपेंडेंसी इन अदर प्रोजेक्ट्स लोकली। तो इंस्टॉल का मतलब आपके प्रोजेक्ट को लोकली M2 फोल्डर के रेपोजिटरीज के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाएगा, जिससे बाकी प्रोजेक्ट्स इसको यूज़ कर सकें। तो वेरीफाई देन इंस्टॉल। तो ओके, सो दिस इज एक्चुअली अ वेरीफाई। तो वेरीफाई होगा, वेरीफाई एंड देन इंस्टॉल किया जाएगा। सो देन आपका यहाँ पे इंस्टॉल होगा। वेरीफाई होने के बाद देन आपका इंस्टॉल किया जाएगा। ओके, सो ये फेजेस हैं जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट और भी एक आई थिंक फेज था, यस। एंड देन फाइनली आपका प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया जाएगा। कॉपी द फाइनल पैकेज टू द रिमोट रेपोजिटरी फॉर द शेयरिंग टू अदर डेवलपर्स। तो फाइनली लास्ट में एकदम डिप्लॉय किया जाएगा। तो लास्ट में हमारा प्रोजेक्ट हो रहा होगा डिप्लॉय, यस, दिस एक्चुअली डिप्लॉय प्रोजेक्ट, ये हमारा डिप्लॉय हो रहा होगा। तो फाइनली लास्ट में होगा हमारा डिप्लॉय आफ्टर द इंस्टॉलेशन, यस। तो ये इतना काम करने के लिए इतनी सारी चीज़ें की जाएंगी, तब होगा। तो हर बार ये प्रोसेस चलेगा भाई, यहाँ से स्टार्ट होगा बिल्ड एंड चलता जाएगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन फाइनली यहाँ से यहाँ तक, तब जा करके यहाँ पे पहुँचेगा। ये दिस इज एक्चुअली अ बिल्ड प्रोसेस, इसीलिए इसको इतने सारे फेजेस हैं एक्चुअली। आपके डिप्लॉयमेंट बिल्ड फेजेस बोल सकते हो, या फिर आप इनको इनको फिर प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट फेज बोल सकते हो, बिल्ड, या आप ऐसा मतलब लाइफ साइकिल दैट हैंडल प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, ऐसा बोल सकते हो कि ये ऐसी लाइफ साइकिल है जो प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट को करती है। और इसके अंदर भी बहुत सारे स्टेप्स थे, बट उनको अभी मैंने छोड़ दिया, आप जाकर नेट पे देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं क्लीन लाइफ साइकिल। जब हम प्रोजेक्ट को क्लीन करते हैं, ठीक है, क्लीन करते हैं, तो उस केस में भी हमारे पास लाइफ साइकिल होती है। दिस लाइफ साइकिल यूज टू क्लीन अप द आर्टिफैक्ट। तो आप प्रोजेक्ट को क्लीन कर रहे हो तो उस समय भी ये फेजेस, ये प्रोजेक्ट इन फेजेस से होकर गुजरेगा। तो अब क्लीन अप का मतलब होता है प्रीवियस बिल्ड जो किया गया उनको हम लोग हटाएंगे, डिलीट करेंगे। तो पहले प्री क्लीन होता है, एक्सिक्यूट द प्रोसेस नीडेड बिफोर द प्री क्लीन होगा, देन क्लीन होगा, एंड देन फाइनली पोस्ट क्लीन होगा, एक्सिक्यूट द प्रोसेस नीडेड आफ्टर द प्रोजेक्ट क्लीन अप। तो प्री क्लीन, क्लीन एंड देन पोस्ट क्लीन। तो ये तीन चीज़ें फेजेस होते हैं आपके क्लीन अप लाइफ साइकिल में। एंड देन साइट लाइफ साइकिल, मतलब जब आप साइट का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर रहे हो तो उस केस में आपका प्री साइट है, एक्सिक्यूट द प्रोसेस नीडेड बिफोर द एक्चुअल प्रोजेक्ट साइट जनरेशन। एंड देन साइट है, मेनली जनरेट करेगा प्रोजेक्ट के साइट डॉक्यूमेंटेशन को, एंड देन पोस्ट साइट, एंड देन फाइनली साइट डिप्लॉय हो जाएगी आपकी साइट सर्वर पे, ठीक है। तो ये चार हैं साइट लाइफ साइकिल, बट इंपॉर्टेंट है यही, आपके इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाएगा तो आपके सिंपली डिफ़ॉल्ट लाइफ साइकिल ही पूछा जाएगा। अब इनको करने के लिए हमारे पास कुछ कमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो, तो आप देखो, आप चाहते हो कि हमारा इंस्टॉल हो, बिल्ड हो, या किसी भी फेज़ पे आप कमांड एक्सिक्यूट करना चाह रहे हो, इंस्टॉल, बिल्ड, क्लीन, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे कमांड है। हाउ टू यूज़ बिल्ड लाइफ साइकिल, कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हमारे पास यू कैन एक्सिक्यूट एनी ऑफ द फेज यूजिंग द मेवन कमांड। तो हम MBN यूज़ करेंगे, देन फेज लाइफ साइकिल का फेज पास कर देंगे। जैसे हमें इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल फेज पे जाना है, तो हम MBN देन फेज, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कमांड्स यहाँ पे, जैसे वैलिडेट आपको करना, वैलिडेट वाले फेज पे ले जाना है तो आप MBN वैलिडेट कर सकते हो, कंपाइल ले जाना है तो MBN कंपाइल कर सकते हो, टेस्ट वाले फेज पे जाना है तो MBN टेस्ट कर सकते हो, पैकेज पे जाना है तो यहाँ पे MBN पैकेज कर सकते हो, इंस्टॉल पे जाना है तो MBN इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। डिप्लॉय करना तो MBN डिप्लॉय कर सकते हो। ये क्या करेगा, कॉपी द फाइनल पैकेज टू द रिमोट रिपोजिटरी, ठीक है। एंड इसी तरह हमारे पास क्लीन वाला है, प्री क्लीन, क्लीन एंड पोस्ट क्लीन, ठीक है। उसी हिसाब से हमारे पास साइट वाला भी है, ठीक है। फेजेस ऑफ साइट लाइफ साइकिल, प्री साइट, साइट एंड पोस्ट साइट।
तो एक एक बारी बारी से हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लीन करने की ट्राई करते हैं। तो हमने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाते हैं एंड प्रोजेक्ट में हमारे पास आप देखो, हम यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेंगे एंड टर्मिनल पे क्लीन कर लेंगे हम लोग। एंड हमारे पास ये मेन है एंड ये टारगेट है। ये देखो टारगेट के अंदर एक्चुअली चीज़ें कॉपी होती हैं, ठीक है। जब आपका मेन कोड चलता है या बिल्ड होता है तो यहाँ पे कॉपी होके देन आपकी चीज़ें काम करती हैं। तो ये टारगेट इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो। अब हम क्या करेंगे, क्लीन करने जा रहे हैं। तो क्लीन हम चलाएंगे वही MVN एंड देन क्लीन। जैसे क्लीन करेंगे सो आप देखोगे यस, आपका वो टारगेट वाला फोल्डर रेडी हो चुका है। दैट मीन्स आपका प्रोजेक्ट क्लीन हो चुका है। वहाँ पे बिल्ड होता रहता है, सोर्सेस कंपाइल होते रहते हैं, तो वहाँ पे चीज़ें होती रहती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्लीन हो चुका है। और आप यहाँ पे देखोगे तो आपको स्कैनिंग द प्रोजेक्ट्स ऐसा करके आउटपुट मिला, बिल्डिंग फ्रॉम pom.xml एंड देन आप देखो क्लीन 3.2.0 क्लीन एंड देन डिलीटिंग। आप देखोगे आपका टारगेट फोल्डर डिलीट हो चुका है, ठीक है। सो अभी हमारे पास बिल्ड नहीं है क्योंकि डिलीट हो चुका है। तो हमने अभी क्लीन वाली लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट की, क्लीन वाली लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट की, जिसमें प्री क्लीन होगा, क्लीन हुआ होगा, देन पोस्ट क्लीन हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग बिल्ड करते हैं, ठीक है। सो सपोज हमें कोई हमें क्या करना है, हमें कंपाइल करना है। तो हम लिखेंगे MVN कंपाइल, एंटर कर देंगे तो आपका प्रोजेक्ट कंपाइल हो जाएगा। एंड कंपाइल में क्या होगा गाइस, कंपाइल में एग्जैक्टली आपका वैलिडेट होगा देन कंपाइल किया जाएगा, ठीक है। वैलिडेट एंड कंपाइल दो। देखो जब भी आप कोई फेज एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पे कंपाइल, तो पहले वाले फेजेस तो जरूर चलेंगे ही चलेंगे। अगर आपने कंपाइल किया तो वैलिडेट चलेगा, कंपाइल चलेगा। टेस्ट किया तब भी वैलिडेट कंपाइल टेस्ट, पैकेज किया वैलिडेट कंपाइल टेस्ट पैकेज, वेरीफाई किया वैलिडेट कंपाइल टेस्ट पैकेज वेरीफाई, इंस्टॉल किया वैलिडेट कंपाइल टेस्ट पैकेज वेरीफाई इंस्टॉल। समझ गए, डिप्लॉय किया तो सारे फेजेस चलेंगे। तो इतना तो चलना ही चलना है, लास्ट तक चलेगा। डिप्लॉय आपने कमांड चला दिया तो वैलिडेट कंपाइल टेस्ट पैकेज वेरीफाई इंस्टॉल देन डिप्लॉय, ठीक है। तो पहले वाले कमांड चलने ही चलने। अभी हमने कंपाइल किया था तो इस केस में हमारे 2 कमांड चले होंगे। आप देखोगे यहाँ पे तो कंपाइल हो गया है प्रोजेक्ट। अगर हम देखो, हम अगर कुछ एरर डाल देते हैं, सपोज हम अपने यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम सेमीकोलन हटा देते हैं एंड देन कंपाइल करते हैं, लेट्स कंपाइल, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे एरर आ गया एंड ये बता भी रहा है कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, सेमीकोलन एक्सपेक्ट किया गया। दैट मीन्स कंपाइलेशन में दिक्कत हो गई है, ठीक है। अब हम MVN कंपाइल अगर करते हैं, यू विल सी, सॉरी कंपाइल, MVN कंपाइल, यू विल सी यस, आप देख सकते हो कंपाइल हो चुका है। वैलिडेट मीन्स व्हाट, कि अगर हम pom.xml में कुछ गलत करते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं डिपेंडेंसीज, 2 बार मैंने लगा दिया डिपेंडेंसीज जानबूझ के, एंड देन MVN वैलिडेट हम करेंगे एंड इन दिस केस आप देखोगे यहाँ पे पता चल जाएगा कि हाँ ये डिपेंडेंसीज टैग में नन पार्सेबल पॉम, सम प्रॉब्लम्स वर इनकाउंटेड वाइल द पार्सिंग द पॉम्स, ठीक है। तो वैलिडेट हो जाएगा। एंड इन केस अगर आप कंपाइल कर दो MVN कंपाइल, सो आप देखोगे यस, वैलिडेट करते वक्त ही प्रॉब्लम आ गई। एंड इसको हम देख भी सकते हैं, ठीक है, वैलिडेट ही नहीं हुआ आपका, ठीक है। सो इस तरह से हम काम करेंगे। सो अभी के लिए हम ये हटा देते हैं एंड देन सपोज हमें इंस्टॉल करना है तो हम मेवन पहले क्लीन करेंगे देन इंस्टॉल करेंगे, मेवन क्लीन इंस्टॉल। सो आपका प्रोजेक्ट सबसे पहले वेरीफाई किया जाएगा, देन कंपाइल किया जाएगा, देन आई थिंक इंस्टॉल है, देन टेस्ट है, देन इंस्टॉल है, ठीक है। टेस्ट है देन इंस्टॉल है। तो आप देखोगे यहाँ पे सारे प्रोसेस दिख रहा है, इवन टेस्ट केसेस कितने पास में सब आ रहा है। ऐप टेस्ट देखो रन किया गया, टेस्ट केसेस 1 एंड फेलियर 0 एरर ऐसा करके स्क्रिप्ट आ गया, टेस्ट वाला भी चला है एंड देन फाइनली इंस्टॉल किया गया। देखो इंस्टॉलिंग आ रहा है, ठीक है, इंस्टॉल चला है तो इंस्टॉलिंग आ रहा है। इंस्टॉलिंग में फिर देखो इसने क्या किया है, कॉपी कर दिया है आपके माई ऐप के मेवन माई ऐप टारगेट ये वाला स्नैपशॉट कॉपी कर दिया जार फाइल टू दिस, देखो टू द कहाँ कॉपी किया, M2 के रेपोजिटरीज वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ आप समझोगे तो इंपॉर्टेंट है। एंड बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है यहाँ पे। एंड देन सपोज आप पैकेज करना चाह रहे हो फाइनली, तो आप यहाँ पे मेवन पैकेज यूज़ कर सकते हो। क्लीन कर लो पहले पुरानी डिपेंडेंसी हट जाए, देन फाइनली आप यहाँ पे पैकेज कर सकते हो। आई थिंक मेवन क्लीन, मेवन MVN मेवन क्लीन एंड पैकेज, स्पेलिंग गलत हो गई, पैकेज। सो इन दिस केस आपका पूरा काम होगा, जार फाइल बन जाएगी। ये देखिए पैकेज ने जार फाइल बना दी है एंड आप देखो यहाँ पे
इंस्टॉल किया था तो पूरा चला था, पैकेज किया तो इस बार पैकेज तक गया है, कॉपी नहीं हुआ। एंड देन फाइनली अगर डिप्लॉय करेंगे तो सारे स्टेप्स चलेंगे हमारे, ठीक है। अभी डिप्लॉय की कॉन्फ़िगरेशन हमने कर नहीं रखी, मेवन क्लीन डिप्लॉय एंटर कर देंगे। सो आप देखोगे फाइनल लास्ट तक जाएगा, बट डिप्लॉयमेंट एरर आ जाएगी, ये वाला गोल एग्जीक्यूट नहीं हो पाया क्योंकि डिप्लॉयमेंट फेल हो चुका है, नॉट स्पेसिफाइड इन द pom.xml। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने रिपोजिटरीज वगैरह नहीं डिफाइन किए तो इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है, तो डिप्लॉय नहीं हो पाया। तो ये है लाइफ साइकिल जो आप चला सकते हो। बाकी और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, प्लगइन्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। सो आई थिंक आपको लाइफ साइकिल समझ में आई होगी। इन लाइफ साइकिल को आप इंटेलिजेंट आइडिया में यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली। इस तरफ आओ, एम इधर दिख रहा है आपको, एम इस पर क्लिक करोगे अपना आपका प्रोजेक्ट दिखेगा, यहाँ पे जाओगे तो लाइफ साइकिल में जाओगे, ये सारे लाइफ साइकिल हैं, क्लीन, वैलिडेट, कंपाइल, टेस्ट, पैकेज, वेरीफाई, इंस्टॉल, साइट। साइट वाला देखते हैं। अगर सपोज इफ़ यू वांट टू जनरेट द डॉक्यूमेंटेशन फॉर योर साइट तो हम पहले मेवन क्लीन मार लेते हैं, एंड साइट के लिए हम सिंपली कमांड चलाएंगे एम्बियन क्लीन साइट, एंटर करेंगे। MVC नहीं भाई, एम्बियन क्लीन साइट। आप देखोगे ठीक है, आपकी साइट बन जाएगी, ठीक है। सो आप देखोगे टारगेट फोल्डर के अंदर आओगे, देन आप देखोगे यहाँ पे साइट नाम से एक फोल्डर आ गया, यहाँ पे जाएंगे एंड हम इसको ट्राई करेंगे। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने फाइंडर के अंदर यहाँ पे, एंड साइट पे ओपन करते हैं, इस HTML फाइल को ओपन कर दें। तो HTML फाइल को हम ओपन कर लेंगे, यस। सो आप देखोगे इस तरह से एक साइट हमारे पास आ गई है, एंड यहाँ पे सारी चीज़ें अबाउट हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। देयर इज़ नो डिस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। मेवन कोऑर्डिनेट्स में आपका मेवन प्रोजेक्ट्स है, देन ग्रूबी में कैसे ग्रूबी ग्रेप है, देन ग्रेडल, ठीक है, सब चीज़ यहाँ पे आ गया। अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आ गया, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज आपका प्रोजेक्ट यूज़ कर रहा है, स्प्रिंग वेब फ्लेक्स है, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब है, हाँ बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की एक डॉक्यूमेंटेशन साइट कह सकते हो मेवन साइट की हेल्प से। ओके, आई थिंक आप समझ गए मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट चीज़ें हमें बिल्ड लाइफ साइकिल समझ में आ गया। मे बी रिपोजिटरीज मैंने आपको समझा दिया था, रिपोजिटरीज जहाँ पे हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट मिलते हैं, वहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर डिपेंडेंसीज डाल सकते हैं। मतलब बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट्स रिपोजिटरीज के अंदर होते हैं। अलग अलग तरह के रिपोजिटरीज हैं, लोकल रिपोजिटरीज हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर मैनेज की जाती है। इसका पाथ भी आप सेटिंग्स के अंदर चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। settings.xml फाइल खोल लो, एंड देन यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर लोकल रिपोजिटरी का पाथ आप यहाँ चेंज कर सकते हो। यू कैन कॉन्फिगर द लोकेशन ऑफ लोकल रिपोजिटरी इन settings.file। एंड सेंट्रल रिपोजिटरी आपकी मेवन की सेंट्रल रिपोजिटरी है। सेंट्रल रिपोजिटरी इज अ ग्लोबल पब्लिक अवेलेबल रिपोजिटरी होस्टेड बाय द मेवन प्रोजेक्ट। तो मेवन प्रोजेक्ट ने इसे होस्ट किया। इट कंटेन वास्ट कलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट सोर्स लाइब्रेरीज, प्लगइन्स एंड अदर आर्टिफैक्ट, ठीक है। द सेंट्रल रिपोजिटरी डिफॉल्ट सोर्स फ्रॉम द, तो ये डिफॉल्ट सोर्स है जहाँ से डाउनलोड किया जाता है आपके डिपेंडेंसीज को। इफ़ दे आर नॉट फाउंड द लोकल रिपोजिटरीज नहीं मिली तो ऑब्वियसली बात इस डाउनलोड किया जाएगा कहाँ से, सेंट्रल रिपोजिटरी चीज़ें डाउनलोड की जाएंगी। देन रिमोट रिपोजिटरीज क्या होती है? रिपोजिटरी इज एनी रिपोजिटरी दैट होस्टेड ऑन द वेब सर्वर अदर देन द सेंट्रल रिपोजिटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। ओके, तो अगर आप सेंट्रल रिपोजिटरी के अलावा अगर आप अपनी या किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन सर्वर पे अपनी रिपोजिटरी होस्ट करता है तो उसे हम लोग रिमोट रिपोजिटरी बोलते हैं। इसमें सेंट्रल रिपोजिटरी भी एक रिमोट रिपोजिटरी ही है क्योंकि वो भी तो सर्वर पे रखी गई है। बाकी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो रिपोजिटरीज़ को अपने pom.xml के अंदर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, रिपोजिटरी स्टैक के अंदर जैसा मैंने आपको बताया था। या फिर अगर आप ग्लोबली कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो तो आप settings.xml फाइल खोल लो एंड देन रिपोजिटरीज़ को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ID एंड द URL, ठीक है, कॉपी कर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देन कैसे डिपेंडेंसी रिजॉल्व होती हैं ये सब चीज़ अभी हम लोगों ने बात कर ली है, सब चीज़ मैंने बात कर ली है। अगर आपको कोई डिपेंडेंसी एक्सक्लूड करना उन सब चीज़ के बारे में भी मैंने बात कर लिया है, ठीक है। यूजिंग रिपोजिटरी मैनेजर्स, ओके, आई थिंक ये चीज़ अभी हम स्किप कर सकते हैं फॉर दिस। मिरर्स वगैरह भी स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा एडवांस में चली जाती हैं। स्कोप्स के बारे में हमने बात कर लिया, डिपेंडेंसीज के बारे, कंपाइल, प्रोवाइडेड, रन टाइम, टेस्ट सिस्टम, ऑलमोस्ट हम लोगों ने चीज़ें कवर अप कर ली हैं, ठीक है। ट्रांसलेट डिपेंडेंसीज क्या होती हैं? अगर डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट किसी और डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है एंड जो प्रोजेक्ट जिस डिपेंडेंसी में हमारा प्रोजेक्ट डिपेंड करता है वो प्रोजेक्ट भी किसी और पे डिपेंड करता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अगर ए बी पे डिपेंड कर रहा है, बी सी पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो अगर हम ए को लगाएंगे तो सी वाली डिपेंडेंसी ए के अंदर बी लगाएंगे तो बी क्योंकि सी पे डिपेंड कर रहा है तो सी की डिपेंडेंसी भी डाउनलोड हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। इन्होंने बता रखा है कि देखो हमारे पास एक स्प्रिंग कोर है विच इन टर्न्स डिपेंड ऑन कॉमन्स लॉगिंग। तो हमारे पास स्प्रिंग कोर है, कॉमन्स लॉगिंग पे डिपेंड करता है। तो अगर हम स्प्रिंग कोर को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो कॉमन्स लॉगिंग अपने आप से आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल एक्सप्लेनेशन वगैरह, ठीक है, समझ सकते हो। नॉर्मली डिपेंडेंसी मैनेजमेंट इन मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट्स, ओके।
मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं और प्रोजेक्ट के अंदर भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इन मल्टी मॉड्यूल यू ऑफन हैव अ पेरेंट पॉम, हमारे पास एक पेरेंट पॉम होती है दैट डिफाइंस डिपेंडेंसी फॉर ऑल मॉड्यूल्स। ओके, तो उसके अंदर डिपेंडेंसी अगर हम डिफाइन कर देंगे तो अपने सारे चाइल्ड मॉड्यूल के लिए डिपेंडेंसी होगी। मेवन प्रोवाइड अ dependency management section that allow you to centrally manage dependency versions across the multiple modules। ओके, तो हमारे पास एक डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टैग है जिसके अंदर हम डिपेंडेंसी मैनेज कर सकते हैं, वर्जन्स डिपेंडेंसी के वर्जन्स भी मैनेज कर सकते हैं अक्रॉस द मल्टीपल मॉड्यूल्स। सो इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, आप देखो डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के अंदर डिपेंडेंसीज एंड देन फाइनली हम डिपेंडेंसी सेम वैसे ही टैग है जैसे हम लोग लिखते थे, एंड देन फाइनली ये पेरेंट मॉड्यूल है तो इसके अंदर कितने चाइल्ड मॉड्यूल हैं यहाँ पे हम बता सकते हैं, मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक्सप्लेनेशन उन्होंने दे रखा है, डिपेंडेंसीज डिफाइंड इन द डिपेंडेंसी मैनेजमेंट आर नॉट ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन द चाइल्ड मॉड्यूल, इंस्टेड दे आर प्रोवाइडेड दे प्रोवाइड अ वर्जन एंड स्कोप टेम्पलेट दैट चाइल्ड मॉड्यूल कैन यूज़। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कोई डिपेंडेंसी देखो, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट हमने टैग लिखा, देन डिपेंडेंसी टैग लिखा, देन हमने डिपेंडेंसी एंड देन हमने डिपेंडेंसी बता दी, यहाँ भी हमने डिपेंडेंसी बता दी। अब नीचे वाला आप देखो यहाँ पे काम एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि डिपेंडेंसी डिफाइंड इन डिपेंडेंसी मैनेजमेंट आर नॉट ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन द चाइल्ड मॉड्यूल्स, इंस्टेड दे प्रोवाइड अ वर्जन एंड स्कोप टेम्पलेट दैट चाइल्ड मॉड्यूल कैन यूज। ओके, तो ये डायरेक्टली नहीं इंक्लूड होंगी बट एक कह सकते हो वर्जन दे दिया जाएगा और स्कोप दिया जाएगा, स्कोप टेम्पलेट दिया जाएगा जिसकी हेल्प से चाइल्ड मॉड्यूल यूज़ कर सकता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम और देखेंगे चाइल्ड मॉड्यूल, जब हम बनाएंगे चाइल्ड मॉड्यूल बनाएंगे तो चाइल्ड के हिसाब से आप देखो एग्जैक्टली चाइल्ड के अंदर हम बता देंगे कि इस चाइल्ड का पेरेंट कौन सा है, तो पेरेंट टैग से हम लोग ये देखो पेरेंट टैग से हम बता देंगे कि चाइल्ड का पेरेंट कौन सा है, एंड देन हम बता देंगे हाँ बाकी अपने खुद की आर्टिफैक्ट आईडी है। एंड देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिपेंडेंसी में हमने बता रखा है स्प्रिंग org.spring फ्रेमवर्क एंड देन हमने बता रखा है कोर स्प्रिंग डैश कोर। अगर पेरेंट की बात करें तो पेरेंट में आप देखो हमने स्प्रिंग कोर बताया था बट हमने वर्जन यहाँ पर बताया था, यहाँ वर्जन नहीं बताया था। दैट्स व्हाट एक्चुअली एक्सप्लेनेशन में हम लोग सीख रहे थे, ठीक है। तो चाइल्ड में हमने वर्जन नहीं बताया एंड ऊपर वाले में हमने वर्जन बता दिया, दैट मीन्स वर्जन वहाँ से कह सकते हो आ जाएगा चाइल्ड के पास, जो चाइल्ड यूज़ कर सकेगा उस वर्जन को, ठीक है। बाकी इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, देखो द चाइल्ड मॉड्यूल इनहेरिट द वर्जन एंड स्कोप ऑफ द स्प्रिंग कोर, तो वर्जन और स्कोप इनहेरिट करेगा फ्रॉम द पेरेंट पॉम थैंक्स टू डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सेक्शन। समझ गए मेरी बात? तो चाइल्ड क्या करेगा, चाइल्ड स्कोप और वर्जन वहाँ से इनहेरिट कर लेगा और बाकी अपने हिसाब से यहाँ पे बता देगा। बाकी अगर कोई अनवांटेड डिपेंडेंसी है तो उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है, एक्सक्लूजन की हेल्प से, वो चीज़ मैंने आपको बता रखा था। एंड अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो अगर आप नया वर्जन बता देते हो तो पुराना वर्जन अपने आप से रिमूव कर दिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेवन। अब थोड़ा सा मल्टी मॉड्यूल में मैं देख लेता हूँ, एक बार मल्टी मॉड्यूल हम लोग देख लेते हैं। ओके, आप गूगल पे आके सर्च कर सकते हो मेवन मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट एंड उसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हो, गाइड टू वर्किंग विद मल्टी मॉड्यूल्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइड टू वर्किंग विद मल्टी मॉड्यूल और रिएक्टर सॉर्टिंग वगैरह इन्होंने दे रखे हैं, कमांड लाइन टूल्स कुछ दे रखे हैं। तो ये तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पे। इफ़ यू आर वर्किंग विद द मेवन 4 प्लीज़ रेफर टू द ओके इट सीम्स दैट इंट्रोडक्शन फ्रॉम प्लीज़। तो हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं अपना प्रोजेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग इंटेलिजेंट ही बनाते हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे कुछ लग नहीं रहा है हेल्पफुल थोड़ा सा। ओके, सो मैंने 4 वाला ओपन कर लिया और गाइड मल्टीपल मॉड्यूल्स 4, ठीक है, गाइड टू वर्किंग विद द मल्टीपल मॉड्यूल्स इन मेवन 4। ओके, द मैकेनिज्म हैंडल्स द, ठीक है, ये सब चीज़ ठीक है। सेलेक्टिंग मॉड्यूल्स ठीक है, इंक्लूशन एंड एक्सक्लूजन ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स, मॉड्यूल इनसाइड द प्रोजेक्ट कैन हैव 2 टाइप ऑफ रिलेशन, पेरेंट और चाइल्ड, डिपेंडेंसी डिपेंडेंट, ठीक है। तो अब ऐसी बात है कि अगर प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट है, मॉड्यूल के अंदर मॉड्यूल है, तो 2 तरीके से रिलेशनशिप बन सकता है, एक पेरेंट और चाइल्ड का, एक डिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा पहले पे डिपेंड कर रहा है। इस हिसाब से वन सेलेक्टिंग द पेरेंट एग्रीगेटर, जो पेरेंट होगा एग्रीगेटर होगा, मेबन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द चाइल्ड मॉड्यूल एज वेल। ओके, तो जब भी आप पेरेंट सेलेक्ट करोगे तो मेबन अपने आप से चाइल्ड सेलेक्ट कर लेगा। सिमिलरली मेबन एक्सक्लूड चाइल्ड मॉड्यूल्स ऑफ एन एक्सक्लूडेड पेरेंट, ठीक है। ओके, ठीक है, अगर एक्सक्लूडेड पेरेंट है तो चाइल्ड मॉड्यूल को एक्सक्लूड कर देगा। टू प्रिवेंट द रिकर्सिव बिहेवियर
कंबाइन ओके प्रोजेक्ट्स विद नॉन रिकर्सिव, ठीक है। मेवन नोज अबाउट द डिपेंडेंसीज बिटवीन द मॉड्यूल्स इनसाइड द मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट्स, ऑल्सो डैश मेक मेवन इंक्लूड्स ऑल द डिपेंडेंसीज ऑफ द सेलेक्टेड प्रोजेक्ट इन द बिल्ड, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ बता रहा है कि मेवन इंक्लूड्स ऑल द डिपेंडेंसीज ऑफ द सेलेक्टेड प्रोजेक्ट इन द बिल्ड, सिमिलरली ऑल्सो मेक डिपेंडेंट्स, लेट्स मेवन इंक्लूड ऑल द मॉड्यूल्स विच आर डिपेंडेंट, ठीक है। सो चलो भाई इसको बनाते हैं, देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। बाकी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, डिफरेंस बिटवीन मेवन 3 एंड 4, 3 और 4 में डिफरेंस है वो भी दे रखा है। इसको डिटेल में पढ़ोगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन लिंक मैं डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट अ मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट। तो हम क्या करते हैं, एक पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। हम न्यू करेंगे, लेट मी क्रिएट वन मेवन प्रोजेक्ट। तो हम मेवन टाइप करेंगे, फिर यहाँ बना देंगे मेवन डैश पेरेंट, प्रोजेक्ट का नाम ही मैं डैश पेरेंट रख दूंगा, डैश पेरेंट, ठीक है। एंड हम बनाएंगे इसको, कहाँ पे बनाते हैं, अपने ही वर्क स्पेस के अंदर बनाएंगे, यहीं पे बना लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, चलो यहीं बना लेते हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली इंटरनल है, क्विक स्टार्ट ही करूँगा मैं, क्विक स्टार्ट ही करते हैं। एंड एडवांस में कॉम डॉट पेरेंट मेवन पेरेंट, ठीक है, क्रिएट कर लेते हैं। एंड दिस विंडो पे ओपन कर लें। तो हमारे पास मेवन प्रोजेक्ट आ चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेवन प्रोजेक्ट बन चुका है। और बाकी प्रोजेक्ट को रीलोड कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, उतनी चीज़ें तो हम समझ गए। एंड आप देखो हमारे पास जे यूनिट की डिपेंडेंसी आ चुकी है, प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हैं हम लोग एक्चुअली। अब इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, प्रॉपर्टीज़ वगैरह डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो नेम डिफाइन कर सकते हैं, URL डिफाइन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है अगर कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो हम यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें जावा वर्जन यूज़ करना है तो हम यहाँ पे जावा डैश वर्जन लिख सकते हैं 11, एंड इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं नीचे कहीं भी। जैसे सपोज आप कोई जावा का वर्जन यूज़ कर रहे हो तो वर्जन स्पेसिफाई करने के लिए जावा वर्जन वाली प्रॉपर्टीज़ को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा प्रैक्टिकल। तो अभी तक तो सब सही लग रहा है। अब हम लोग इसका कोई चाइल्ड मॉड्यूल बनाते हैं। अभी तक ये एक ही क्लास है, पेरेंट क्लास है, ठीक है, हेलो वर्ल्ड चल भी रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक और प्रोजेक्ट बनाएंगे चाइल्ड, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे न्यू मॉड्यूल पे जाएंगे, और मॉड्यूल पे हम मेवन आर्केटाइप चूज़ करेंगे, और ये एक्चुअली मेवन चाइल्ड 1, एंड सब चीज़ सही है, बस हम इंटरनल चूज़ करेंगे, और ये भी क्विक स्टार्ट होगा, एंड बाकी सब चीज़ें ठीक है। एडवांस में जा करके हम यहाँ पे कॉम डॉट चाइल्ड डॉट 1 या फिर चाइल्ड 1 कर देंगे एंड जनरेट कर देंगे। सो अभी आप देखोगे तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट और आ चुका है, यहाँ पे पेरेंट के अंदर चाइल्ड प्रोजेक्ट आ चुका है, ठीक है, पेरेंट के अंदर चाइल्ड प्रोजेक्ट आ चुका है। अब अगर हम चाइल्ड या पेरेंट को देखें, पेरेंट के फॉर्म को देखें, तो आप देखो यहाँ पे, ठीक है, आप देखो यहाँ पे, यस, ये देखिए एक अपने आप से टैग आ गया मॉड्यूल्स का, और इसके अंदर एक मॉड्यूल है, और यहाँ पे आर्टिफैक्ट आईडी है किसकी, चाइल्ड वाले प्रोजेक्ट की। तो जितने भी चाइल्ड मॉड्यूल होंगे इसी हिसाब से यहाँ पे मॉड्यूल्स करके आता जाएगा, मॉड्यूल, एंड देन सपोज एक और चाइल्ड है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसा करके सारे चाइल्ड मॉड्यूल्स यहाँ पे आते जाएंगे, ठीक, चाइल्ड मॉड्यूल आते जाएंगे। और अगर हम चाइल्ड वाले की पॉम डॉट एक्सएमएल चेक करें तो चाइल्ड वाले की पॉम डॉट एक्सएमएल क्या कहती है, ये देखो कि भैया इसका पेरेंट कौन सा है, कॉम डॉट पेरेंट मेवन पेरेंट, एंड देखो 1.0 स्नैपशॉट है, दैट मीन्स इस चाइल्ड का पेरेंट हमारा ऊपर वाला है, ठीक है। सो एक चीज़ मैं एक बार आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास कोई यहाँ पे कोई ऐसा प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, एंड ये अगर हमारा पेरेंट है तो पेरेंट के अंदर चाइल्ड बताने के लिए हम पॉम डॉट एक्सएमएल में जाएंगे और यूज़ करेंगे मॉड्यूल्स के अंदर वो सारे चाइल्ड मॉड्यूल्स हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे, ये पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर हो रहा। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक चाइल्ड है, यहाँ पे चाइल्ड है, तो ये चाइल्ड 1 है, ये एक प्रोजेक्ट और है चाइल्ड 1, तो इसके पॉम डॉट एक्सएमएल में जा करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेरेंट नामक टैग बता देंगे कि हम इसका पेरेंट कौन सा है, तो इनहेरिटेंस हो जाएगा डिपेंडेंसीज वगैरह का, ठीक है। सेम प्रोसेस फॉलो होगा। अगर हमारे पास यहाँ पे दूसरा चाइल्ड है तो चाइल्ड 2, सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे बता देंगे भाई मॉड्यूल्स के अंदर मॉड्यूल, एंड मॉड्यूल में चाइल्ड 1, पहले चाइल्ड 1 का मॉड्यूल होगा /मॉड्यूल, और फिर एंटर करके मॉड्यूल में चाइल्ड 2 का मॉड्यूल होगा। तो इस हिसाब से हम लोग काम करेंगे, और यहाँ इसको बता देंगे कि इसका पेरेंट है, तो ये बन जाएगा इसका चाइल्ड, और ये भी बन जाएगा
इसका चाइल्ड। तो इस हिसाब से हमारा काम होगा यहाँ पे। ओके, सो इस हिसाब से हमारा काम हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक और चाइल्ड अगर बनाना चाह रहे हैं तो हम अपने पेरेंट पे क्लिक करेंगे और जावा क्लास ना क्लिक करके हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यूज़ करेंगे मॉड्यूल एंड देन इस बार हम चाइल्ड मेवन चाइल्ड 2 मेवन डैश चाइल्ड 2। ठीक है, इन दिस केस सिंपली हम अगेन एक कोई स्टार्ट प्रोजेक्ट बना दें। आप चाहो तो वेब भी बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप कैसा भी बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मेवन ही है एंड इसको हम देंगे कॉम डॉट चाइल्ड 2 चाइल्ड सॉरी ओके वेट भाई कहाँ गया, चाइल्ड 2 एंड सिंपली क्लिक कर देंगे क्रिएट, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। आपके में हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे डिपेंडेंसीज वगैरह मैनेज करने के लिए। आप देखो यहाँ तो चाइल्ड 2 भी आ गया, चाइल्ड 1 भी आ गया, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 और ये हमारा पेरेंट प्रोजेक्ट है। अब मल्टी मॉड्यूल के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर हम पेरेंट की पॉम डॉट एक्सएमएल ओपन करें तो आप देखो यहाँ पे नीचे आओ तो यस ये देखिए मॉड्यूल्स वाले टैग के अंदर हमारे पास 2 मॉड्यूल आ चुके हैं, ये चाइल्ड मॉड्यूल्स हैं। और अगर हम चाइल्ड को देखेंगे तो इसके बाद देखो पेरेंट आ चुका है, यस ये देखो पेरेंट। ठीक है, सो इस हिसाब से हमारा काम होने वाला है, इस हिसाब से हमारा काम होने वाला है। ठीक है, नाउ अब अगर डिपेंडेंसी की बात करें तो हमारे पेरेंट में कौन सी डिपेंडेंसी लगी है, लेट्स सी हमारे पेरेंट की डिपेंडेंसी, हमारे पेरेंट में जेएनयूटी की लगी हुई डिपेंडेंसी। ये देखिए ये कह रहा है कि डिपेंडेंसी इज डुप्लीकेटेड, 2 बार डुप्लीकेसी हो रही है ये बता रहा है। और हाँ डुप्लीकेसी ऑब्वियसली चाइल्ड में भी लगा हुआ है, देखो मेवन चाइल्ड 1 में भी है, मेवन चाइल्ड 1 भी, तो कहीं ना कहीं 2 डुप्लीकेशन हो रहा है। आप इंस्पेक्शन पे जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे आकर के एक जीसन की डिपेंडेंसी बताते हैं, और जीसन गूगल डॉट कोड डॉट जीसन एंड अगर हम एवन को रीलोड कर लेते हैं तो क्या हम पेरेंट के अंदर डिपेंडेंसी बता दी, क्या हम उसको चाइल्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेट्स सी। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे आते हैं और यूज़ करने का ट्राई करते हैं। लेट्स डू दैट, हम बनाते हैं न्यू जीसन। ये देखिए हम चाइल्ड के अंदर यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, सो जीसन आप प्रिंट करो ज़रा, चलो एस आउट कर दो, एस आउट, हाँ जीसन सॉरी जीसन डॉट फ्रॉम टू जेसन एंड ऑब्जेक्ट में सपोज हमने यहाँ पास कर दिया एक मैप, मैप में हमने दे दिया ऑफ, ऑफ में दे दिया यहाँ पे मैसेज कॉमा वर्किंग फाइन एंड आई थिंक ये क्या कह रहा है, ओके ठीक है सेट कर दो जावा 9। ठीक है, रन करते हैं, आई विल सी कि ये परफेक्टली काम करेगा। यस आप देखो यहाँ पे एक मैसेज एक जेसन स्ट्रिंग बन चुकी है, हमारे पास जेसन स्ट्रिंग बन चुकी है। ठीक है, सेम प्रोसेस अगर हम प्रोजेक्ट 2 के अंदर भी कर दें तो आप देखोगे यहाँ पे कहाँ गए भाई, 2 के अंदर आ गए एंड यहाँ पे आ चुके हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे भी अगर हम टाइप कर दें एंड इसको भी सेट कर दें जावा वर्किंग फाइन चाइल्ड 2 एंड रन करते हैं, यू विल सी यस। तो डिपेंडेंसी हमने इंक्लूड की अपने पेरेंट के अंदर, बट चाइल्ड उसे इनहेरिट कर ले रहा है, उसके वर्जन्स को भी और फिर उसके स्कोप को भी। ऑब्वियसली बात है स्कोप इनहेरिट हो जाएगा, कंपाइल है तो यहाँ भी कंपाइल स्कोप आ जाएगा। ठीक है, सो एक्चुअली डिपेंडेंसीज आ रही हैं। ठीक है, स्कोप एंड वर्जन्स के हिसाब से यूज़ कर सकता है डिपेंडेंसीज को, बट इफ़ यू वांट तो इसकी खुद की भी पॉम डॉट एक्सएमएल है तो वो यूज़ कर सकता है, अदरवाइज इसको एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। कोई डिपेंडेंसी स्पेसिफिक डिपेंडेंसी है तो उसको एक्सक्लूड भी किया जा सकता है। ठीक है, सो अगर इस पर ले जाए तो कह रहा है डिपेंडेंसी इज डुप्लीकेटेड। ओके, सो ये बता रहा है भाई क्योंकि पेरेंट में भी है चाइल्ड में भी, तो डिपेंडेंसी डुप्लीकेटेड आ रही है। तो इस हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर आपको डिपेंडेंसी देखनी है, डिपेंडेंसी ट्री देख भी सकते हो। अगर आप यहाँ पे आते हो पेरेंट की डिपेंडेंसी अगर आप चेक करना चाह रहे हो तो आप MBN डिपेंडेंसी कोलन ट्री यूज़ कर सकते हो, यू विल सी डिपेंडेंसी एंड आप देखो यहाँ पे जेसन की डिपेंडेंसी है सिर्फ। लेकिन एक बार चाइल्ड की चल के देखते हैं हम लोग, CD चाइल्ड कहाँ पे है, मेवन पेरेंट पे ही तो थे यार, मेवन चाइल्ड। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं CD चलते हैं, मेवन चाइल्ड 1 पे चलते हैं एंड अब हम लोग देखते हैं MBN डिपेंडेंसी कोलन ट्री। ओके, सो MBC क्यों लिख दिया मैंने, मेवन। सो आप देख सकते हो यहाँ पे टेस्ट है एंड जीसन की डिपेंडेंसी है, जो कि स्कोप इंपॉर्टेंट है, ये कंपाइल स्कोप है। ठीक है, तो स्कोप और वर्जन के हिसाब से डिपेंडेंसीज को
इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। सो अगर आपको कोई दूसरा वर्जन चाहिए तो आप चाइल्ड में बता सकते हो वर्जन को, वर्जन हमेशा पेरेंट से ही मैनेज होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई थी PDF में भी, यहाँ पे देख सकते हो वर्जनिंग में, यस ये देख सकते हो। डिपेंडेंसी डिफाइंड इन द डिपेंडेंसी मैनेजमेंट आर नॉट ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन द चाइल्ड मॉड्यूल्स, इंस्टेड दे प्रोवाइड अ वर्जन एंड स्कोप टेम्पलेट दैट चाइल्ड मॉड्यूल कैन यूज़। तो बेसिकली डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इंक्लूड नहीं होती है, बट एक टेम्पलेट, स्कोप टेम्पलेट मिल जाता है जिसकी हेल्प से यूज़ कर सकता है, चाइल्ड यूज़ कर सकता है, ठीक है। अगर चाहो तो इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आ रहा तो हम एक काम करते हैं, लेट्स सी इस लाइन का मतलब थोड़ा सा चैट GPT से पूछते हैं। तो हमारा कहाँ गया भाई, चैट GPT ओपन करो भाई, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग व्हाट डज दिस लाइन मीन्स, ठीक है। देखो भाई क्या ये कह रहा है, द लाइन रेफरिंग टू द एक्सप्लिसिट रोल ऑफ द डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सेक्शन इफ यू डिफाइन डिपेंडेंसी इनसाइड, ठीक है, सेक्शन ऑफ द पेरेंट फाइल, यू आर नॉट एक्चुअली इंक्लूडिंग दोज डिपेंडेंसी इन चाइल्ड, ठीक है। इंस्टेड दे आर स्टैंडर्ड वर्जन, दे आर स्पेसिफाइंग स्टैंडर्ड वर्जन स्कोप दैट चाइल्ड मॉड्यूल्स कैन यूज, दे डिक्लेयर दोज डिपेंडेंसी, ठीक है, नॉट ऑटोमेटिकली वर्जन स्कोप टेम्पलेट। This is useful because it ensures all child modules use the same version dependency which, okay ठीक है, ठीक है। Okay, so if Maven parent module specify any dependency, then child can use that, ठीक है। सो लेट्स सी क्या कहता है, इफ द मेन पेरेंट मॉड्यूल स्पेसिफाइड डिपेंडेंसी सेक्शन नॉट इन डिपेंडेंसी देन दैट डिपेंडेंसी इज ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड इन द क्लास पाथ ऑफ द चाइल्ड, दिस मीन्स दैट द चाइल्ड मॉड्यूल कैन यूज द डिपेंडेंसी विदाउट नीडिंग डिक्लेयरिंग। ओके सो हमारे पास दो चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे अगर ये कह रहा है कि अगर आप डिपेंडेंसी स्टैक के अंदर डिपेंडेंसी बताते हो तो चाइल्ड के क्लास पाथ में वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर दी जाएगी, बट अगर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट यूज़ करते हो सो आई थिंक फिर उसका वर्जन एंड स्कोप मिलेगा, बाकी डिपेंडेंसी उसको खुद से स्पेसिफाई करनी होगी। सो इसको हम लोग देखते हैं ज़रा। ओके सो आ जाते हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा। सो हमारे पास पेरेंट है एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस डिपेंडेंसी को हटाते हैं, डिपेंडेंसीज को हटाते हैं और डिपेंडेंसीज को इंक्लूड करते हैं डिपेंडेंसी मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ इंक्लूड करते हैं डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टैग और इसके अंदर डाल देते हैं अपनी जितनी डिपेंडेंसीज थी, ठीक है। इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द चैट GPT और हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग अगर हमने डिपेंडेंसी मैनेजमेंट लगा रखा है तो ये डिपेंडेंसीज जो हैं वो डायरेक्टली क्लास पाथ में नहीं जाएंगी, बल्कि एक स्कोप टेम्पलेट और वर्जन्स क्लास चाइल्ड्स को चला जाएगा। लेट्स सी अगर हम यहाँ पे आते हैं एंड चाइल्ड में आते हैं, चाइल्ड में मैंने सिर्फ JUnit लगा रखी है, मेवन रीलोड कर लेते हैं, ठीक है। मेवन मैंने रीलोड कर लिया है, ऐप के अंदर आ जाते हैं एंड एग्जैक्टली आप देख सकते हो यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि ये वाली चीज़ नहीं मिली है, कैन नॉट रिजॉल्व JSON, और अगर यहाँ पे आ जाते हैं तब भी ये नहीं मिल रहा है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टैग के अंदर डिपेंडेंसी स्पेसिफाई करते हैं हम तो चाइल्ड के अंदर इनहेरिट नहीं होंगी, डायरेक्टली क्लास पाथ में नहीं ऐड होंगी, जबकि सिर्फ वर्जन और स्कोप टेम्पलेट मिलेगा। तो हम यहाँ पे अगेन यूज़ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आकर के हम अगेन डिपेंडेंसी एक स्पेसिफाई कर सकते हैं, बट हमें अगर मैं यहाँ पे JSON लिख देता हूँ तो हमें अलग से वर्जन और स्कोप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। लेट्स सी थोड़ा सा रिवील कर लो आप, यस आपका काम हो जाएगा, जबकि प्रोजेक्ट 2 में दिक्कत हो रही है। तो दिस इज़ एक्चुअली व्हाट, आप ऐसा समझ लो कि अगर आप डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टैग यूज़ कर रहे हो पेरेंट के अंदर तो एक्चुअली क्लास पाथ के अंदर डिपेंडेंसीज डाउनलोड नहीं होंगी, आपको सिर्फ वर्जन स्कोप मिलेगा या स्कोप टेम्पलेट मिलेगा और वर्जन्स मिलेंगे। आप बाद में चाहो चेंज कर सकते हो चाइल्ड के अंदर, बट अगर आप नॉर्मल डिपेंडेंसीज टैग यूज़ करके डिपेंडेंसी स्पेसिफाई कर रहे हो तो चाइल्ड के अंदर वो डिपेंडेंसीज इनहेरिट होकर आ जाएंगी, डायरेक्टली चाइल्ड यूज़ करता है, ठीक है। बट इन केस सिबलिंग्स यूज़ नहीं कर पाएंगे आपस में, तो अगर आपने चाइल्ड 1 के अंदर कोई चीज़ बता रखी, चाइल्ड 2 के अंदर कोई चीज़ बता रखी तो यूज़ नहीं होंगे, आपको आपस में भी डिपेंडेंसीज बतानी पड़ेंगी। तो इस हिसाब से आप मैनेज करते हो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन पे, आ सकते हो चाइल्ड पेरेंट मॉड्यूल। तो ये क्लियर करना ज़रूरी था, कन्फ्यूज़न हो जाती है कभी कभी, ठीक है। सो आई थिंक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ओके सो दैट्स इट, आई थिंक इतना ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कर ली है अपने मेवन क्रैश कोर्स के अंदर। बाकी अगर आपने स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट देखा होगा तो स्प्रिंग बूट के अंदर अगर आप
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं भी स्पेसिफाई करते हो, मेवन का पाथ सेट नहीं करते हो या मेवन इंस्टॉल नहीं होता तब भी चल जाता है। तो उसके लिए एक मेवन रैपर होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे गूगल पे चल के यहाँ पे, सो इसको बंद कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं। हाँ, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं मेवन रैपर, मेवन रैपर, रैपर, तो ये जो रैपर है इसकी हेल्प से हम बिना इंस्टॉल किए हुए मेवन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर मेवन यूज़ करना चाह रहे हैं विदाउट रैपर, ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल क्लीन करना है, बिल्ड करना है, कुछ भी करना है, सो इन दैट केस पहले तो इसको हटाते हैं यार, इसकी डिपेंडेंसी इंक्लूड कर देते हैं। चलो यहाँ पे हम डिपेंडेंसी इंक्लूड कर देते हैं, या फिर हम ये चीज़ हटा ही देते हैं, इसको कमेंट कर दो, यहाँ से लेकर के यहाँ से कर दो कमेंट, ठीक है, और इसको कर दो हटा, ठीक है। अब अगर हम मेवन रैपर यूज़ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बिना मेवन को सिस्टम में इंस्टॉल किए हुए मेवन यूज़ कर सके, तो हम क्या कर सकते हैं, आगे यहाँ पे एंड चाइल्ड से पहले बाहर आ जाओ और हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मेवन रैपर कोलन रैपर। ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट सम फाइल्स। आप देखोगे तो हमारे पास कुछ फाइल्स बन गई हैं एंड वो फाइल है, यस ये देखो मेवन डब्ल्यू डॉट सी एम डी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मेवन डब्ल्यू और मेवन डब्ल्यू डॉट सी एम डी फाइल को यूज़ कर सकते हैं मेवन को ना यूज़ करके, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोजेक्ट क्लीन करना है तो हम लोग डायरेक्टली आई थिंक मेवन डब्ल्यू फाइल यूज़ कर सकते हैं, मेवन डब्ल्यू यूज़ कर सकते हैं एंड देन क्लीन कर सकते हैं। मेवन डब्ल्यू आ नहीं रहा है, ओके सो लेट्स सी, ट्राई करते हैं MVN W एंड देन क्लीन। यस आप देखो हमारा प्रोजेक्ट क्लीन हो गया। एंड इफ़ यू वांट टू बिल्ड तो आप मेवन डायरेक्टली इंस्टॉल करो, इट विल इंस्टॉल, इट विल क्रिएट अ डिपेंडेंसी फॉर द चाइल्ड वन, ठीक है। पेरेंट की डिपेंडेंसी या पेरेंट बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि आप देखो पेरेंट में पैकेजिंग में क्या ऑटोमेटिक आ चुका है, देखो पॉम आ चुका है, ठीक है। तो पेरेंट अपने आप से बिल्ड नहीं होगा। ओके सो दिस इज एक्चुअली अ इंपॉर्टेंट थिंग। तो जब आप स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हो गाइस, तो आपको यही मेवन डब्ल्यू ही मिलता है, मेवन डब्ल्यू रैपर वाली ही चीज़ें मिलती हैं। तो ये लिनक्स में हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ में हो तो ये यूज़ कर सकते हो, MBNWCMD। तो ये मेवन रैपर ही मिलता है। तो आप कभी भी मेवन नहीं भी इंस्टॉल होता है तभी आपके प्रोजेक्ट के अंदर मेवन चल जाता है, स्प्रिंग बूट के अंदर बिल्ड हो जाता है, चीज़ें बिल्ड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे मेवन रैपर का यूज़ होता है, ठीक है। सो आई होप समझ में आएगा। प्लगइन्स के बारे में नहीं बात की, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आप अपने मेवन प्लगइन एक बहुत पावरफुल चीज़ है, बहुत सारे काम जो आप कर रहे थे वो मेवन प्लगइन की हेल्प से ही कर रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग प्लगइन टैग भी यूज़ कर सकते हैं। देखो बिल्ड करने के लिए हम बिल्ड टैग यूज़ कर सकते हैं, बिल्ड के कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। एंड इसके अंदर आप देखो प्लगइन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, प्लगइन एंड देन प्लगइन। इसके अंदर आप मल्टीपल प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो। और एक्चुअली प्लगइन का मतलब होता है प्लगइन ही ये काम करता है। जैसे मेवन कंपाइलर है तो प्लगइन होगा उसके लिए, ठीक है। या फिर अगर देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, एक प्लगइन है जावा एग्जीक्यूटर करके शायद, मेवन EXE प्लगइन, यस EXEC प्लगइन। देखते हैं भाई, ये वाला प्लगइन की हेल्प से हम लोग प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। लेट्स सी, रनिंग जावा प्रोग्राम विथ EXE, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रनिंग जावा प्रोग्राम विथ एग्जैक्ट गोल एग्जीक्यूटेबल। ये देखो आपको क्या लगाना होगा यहाँ पे, हमें प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो देख कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा है इस वेबसाइट से। बैक आओ, यहाँ पे देखो प्लगइन्स में आपको बताना होगा, यस। फिर इसके बाद गोल्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, लेट्स सी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये वाला प्लगइन था क्या, ज़रा इतना कॉपी करो, पहले छोटा कॉपी करो यार, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा इसी को कॉपी कर लो, लेट ट्राई तो करते हैं यार, ठीक है। मेन क्लास वगैरह भी बता सकते हैं, एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो तो ये ट्राई करते हैं। तो प्लगइन में मैं क्या करूँगा, अपना प्लगइन पेस्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या है। हमारा प्लगइन है, ये वाला प्लगइन था क्या, हाँ हटा दो इसको, ठीक है। एंड एक चीज़ और करते हैं,
ये कुछ डायरेक्टरी वगैरह बना रहा है, एंड देन आर्गूमेंट वगैरह, ठीक है, आर्गूमेंट माई प्रोजेक्ट डिस्ट, ठीक है, माई प्रोजेक्ट में दे देते हैं। एक काम करते हैं, ये चीज़ हम इसमें नहीं यूज़ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें यूज़ करते हैं जिसमें सिंपल फाइल हो ना। ये तो मल्टी मॉड्यूल फाइल हमने बना दिया, पहले वाले प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेते हैं। तो हम ओपन करते हैं रिसेंट माई ऐप के अंदर, यहाँ पे ओपन करने वाले, इसके अंदर यूज़ करने वाले। तो आ जाते हैं यहाँ पे, एंड लेट्स सी, यहाँ पे लगाते हैं पैकेजिंग, छोड़ दो अभी, प्लगइन्स बिल्ड में चलते हैं, एंड देन चलेंगे प्लगइन्स के अंदर, एंड देन अपना प्लगइन डालेंगे। एंड आई वांट, इसमें देखो इसमें बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। एग्जीक्यूशन में हमें EXE, मैंने गोल EXE डाल दिया है। एग्जीक्यूटेबल मेवन टेम्प फोल्डर है, आर्गुमेंट में माई ऐप कर देते हैं डिस्ट, हाँ ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ से, अच्छा इसमें एक चीज़ और पास कर सकते थे आई थिंक, एग्जीक्यूशन में क्या पास कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एक गोल है। चलो एक बार ट्राई करते हैं, पहले हम लोग रीलोड कर लेते हैं, देखते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है। आ जाते हैं यहाँ पे फिर से, एंड कमांड लाइन टूल में देखो हम यूज़ करेंगे मेवन EXEC एग्जीक्यूट वाला EX, एंड देन जावा, एंड उसके बाद हम यहाँ पे पास करेंगे अपनी मेन क्लास, ठीक है। लेट्स सी, कॉपी करते हैं एंड पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली हमारी मेन क्लास क्या होगी, कॉम डॉट लेट्स सी भाई, कॉम डॉट माई डॉट ऐप। सो कुछ दिक्कत हो गई, फेल टू एग्जीक्यूट दिस, एक्सेप्शन अकर्ड वाइल एग्जीक्यूटिंग द कॉम डॉट माई डॉट ऐप डॉट, देखते हैं भाई एक्सेप्शन कौन सी अगर हो गई, कॉम डॉट माई डॉट ऐप, ओके। एक्सेप्शन क्यों हो रहा है, यहाँ से डायरेक्टली रन हो रहा है प्रोजेक्ट हमारा, यस यहाँ से रन हो रहा है, वहाँ से एक्सेप्शन आ रहा है कुछ। जरा एक बार मेवन हम बिल्ड कर लेते हैं, मेवन इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, देन रन करते हैं। एग्जैक्टली आप देखो रन हो रहा है प्रोजेक्ट। तो इस बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो एक्चुअल काम करते हैं, ऐसे ही कंपाइलर प्लगइन है जो कंपाइल करता है, इस तरह टॉमकैट पे डिप्लॉयमेंट करने के लिए उसका प्लगइन है, अलग अलग बहुत सारे प्लगइन है जो एक्चुअल काम करते हैं। बहुत सारे प्लगइन्स आप यूज़ कर रहे थे तो आपको पता भी नहीं है, ठीक है, वो इनहेरिट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। तो आप देखो यहाँ पे रन हो चुका है, इस हिसाब से आप प्लगइन्स यूज़ कर सकते हो एंड देख सकते हो, एंड यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो। तो ये वाला प्लगइन हमने यूज़ किया जिससे हम लोग अपना प्रोजेक्ट रन कर पा रहे हैं, ठीक है। बाकी आप इंपॉर्टेंट मेवन्स प्लगइन देख सकते हो, इंपॉर्टेंट मेवन प्लगइन्स, एंड आप देखो इंपॉर्टेंट मेवन्स प्लगइन्स अवेलेबल, प्लगइन्स अपाचे मेवन पे बहुत सारे प्लगइन्स अवेलेबल है। तो क्लीन का भी एक प्लगइन ही था आई थिंक, ठीक, कंपाइलर, डिप्लॉय, इंस्टॉल, साइट, ये सब आई थिंक प्लगइन ही थे। जनरेट द साइट फॉर द करंट जो कि डिफ़ॉल्ट मिल जा रहे थे। जार पैकेजिंग के लिए अलग प्लगइन है, बिल्ड अ जार फ्रॉम द करंट पैकेज, काम जो एक्चुअली कर रहा है वो सब प्लगइन ही कर रहा है। आप देखो जेलिंग के लिए भी एक अलग है, रिपोर्टिंग के लिए अलग प्लगइन्स है। तो प्लगइन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो एंड फिर आप कमांड चला के उनका यूज़ कर सकते हो। कॉन्फ़िगर करने के लिए आप यूज़ करोगे एक्चुअली बिल्ड के अंदर प्लगइन स्टैक एंड देन प्लगइन, इसमें आप मल्टीपल प्लगइन्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सो आई थिंक क्रैश कोर्स के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्रैश कोर्स समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, और अगर आप डीप में चाहते हो वीडियोस किसी कॉन्सेप्ट पे जैसे प्लगइन पे, रिपोजिटरी पे, तो आप बताना मत भूलिएगा ये वीडियो कैसा लगा। और यार मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप एक कमेंट जरूर करिए, वीडियो कैसे लगी, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।